जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी कैसे मिजाज हैं आपके? तबीयत से अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, वी आर अबाउट टू स्टार्ट। और आज आप लोगों को अंदाज़ा होगा, जो कुछ चंद साथी हमारे पुराने भी इसमें होंगे। आज हम इंशाल्लाह सेल टैक्स वाला एरिया स्टार्ट करेंगे और फिर हम सेल टैक्स को कम्प्रीहेंसिवली कवर करेंगे, जो हमारा मॉड्यूल रहता है। ठीक है, इसमें कुछ हमारे साथ नए दोस्तों ने भी ज्वाइन किया होगा। तो इन द मीन टाइम आपके जो ट्रेनर हैं बाकिर रजा साहब, उनके बारे में आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन जो है वो करवाया होगा बशारत साहब ने। बाकिर साहब का माशाल्लाह बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर है विद रिस्पेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने माशाल्लाह इनकम टैक्स को स्टडी किया, कुछ नए दोस्त भी हैं यहाँ पे। कुछ टैक्स को, सेल्स टैक्स के बारे में कुछ जानते होंगे, कुछ कम जानते होंगे, कुछ ज़्यादा जानते होंगे, कुछ बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि हम इस क्लास में इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका आगाज करें कि हर बंदा इसको, सेल्स टैक्स को समझे और सेल्स टैक्स के बारे में जाने। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा, इसमें एक्सेल में आपको कुछ चीज़ें लिखना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये समझाता हूँ करना क्या है। इसमें आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है। देखें जी, आपने इनकम टैक्स जो ऑर्डिनेंस है, मैं इसकी जरा स्क्रीन, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आपने पढ़ा कि इनकम टैक्स की रिटर्न एनुअली फाइल होती है, एनुअली। और ये जो 6 लाख या उससे जायद आमदन है जिनकी, ये उन पे अप्लाई हो। लेकिन सेल्स टैक्स में ज़रा सारी सूरत मुख्तलिफ है। सेल्स टैक्स एक्ट, ये सेल्स टैक्स पहले अप्लाई किन पे होता है, थोड़ी सी चीज़ों को समझना है हमें। सेल्स टैक्स के लिए जी इन्होंने सेल्स टैक्स रूल बनाए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि कौन सा बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने के लिए एलिजिबल है और किसको सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। आपके तमाम सवालों के जवाब बिल्कुल एंड में सबके दूंगा। पहले आपने गौर से सारी चीज़ों को सुन। सेल्स टैक्स एक्ट 1990, इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं। अब आ रही है सर। अब आ रही है? चलें, ठीक। जी सर, ओके, नजर आ रही। हम की बात कर रहे थे कि जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है, इसके मुताबिक जो भी सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन होगा, आराम आराम से इसको स्टडी करेंगे, आपको एक दो लेक्चरों में ये चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। रजिस्टर्ड पर्सन वो मंथली अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न को फाइल करे। मंथली फाइलिंग है इसकी, एनुअल फाइलिंग नहीं, इसकी मंथली फाइलिंग। नंबर 3, अब इसमें मैं एक्चुअली ये आपको बताना चाह रहा था कि इसमें हमने FBR.gov, ये साइट है, ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। इस साइट से आपको FBR.gov.pk, इसको भूलना नहीं आप, ये लिखी है। एक्सेल की फाइल ये शेयर हो जाएगी बाद में। अच्छा जी, इसको क्या है जी, इसमें इसमें हमने सेल्स टैक्स एक्ट और सेल्स टैक्स रूल्स दोनों है यहाँ पे पड़े हुए। ये अगर आप टॉप पे आए तो यहाँ पे ये एक्ट है और यहाँ पे ये रूल्स लिखा।
ठीक है, मैं रूल्स को पहले क्लिक करूंगा और रूल्स में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड कौन बंदा हो सकता है और कब हो सकता है। ये सेल्स टैक्स के रूल 2006 आपको नजर आ रहे होंगे, इसको आपने क्लिक करना है और इसका अपडेट है 1/1/2025 तक अपडेट पड़ा हुआ है, ये आपने ले लिया। थोड़े से बोर होंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला भी 10-15 मिनट में आपकी इंटरेस्ट बन जाएगी। बस तवज्जो इधर मेरी तरफ है। इसमें हेडिंग वाइज है, तो इसके 10-12 चैप्टर हैं जिसमें तमाम चैप्टरों में रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सारी रजिस्ट्रेशन ये आ रहे हैं। अब रजिस्ट्रेशन पे पहले सेल्स टैक्स में कौन रजिस्टर्ड होगा, कैसे पढ़ता हूं मैं, गौर से सुनिए। The provisions of this chapter shall apply to the following persons, namely, a person required to be registered under the Act, a person required under any other federal law or provincial law to be registered for the purpose of any duty or tax collected or paid as if it were sales tax under the Act। कि एक पर्सन जो भी वफाक के कवानीन हो या सूबे के कवानीन हो वो रजिस्टर होगा इस मकसद से कि अगर उसके टैक्स या ड्यूटीज उस पर लागू होते हैं और वो पे करने का पाबंद है। दूसरी नंबर पे सी में, ए पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, एक ये बंदा जिस पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाजिब है, जैसे ये लिमिटेड कंपनीज हो गई या हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ए पर्सन हु इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड रिक्वायर्स अ चेंज इन द नेम, एड्रेस और अदर पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक शख्स जो पहले से रजिस्टर्ड है लेकिन वो अपना नाम, एड्रेस, पता या अपने कोई पर्टिकुलर्स चेंज करवाना चाहता है रजिस्ट्रेशन। एक आदमी जो पहले ब्लैकलिस्ट या सस्पेंड हुआ और दोबारा रजिस्ट्रेशन बहाल करवाना चाहता है। और इसमें एक ऐसा बंदा जो डी रजिस्टर्ड होना चाहता है जिसका कारोबार खत्म हो गया। अब एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में उसने यहाँ पे ये सारी चीज़ें तफसील से बताई हुई हैं। ये एक फॉर्म STR1 है जो आपके आयरस पे मौजूद है और आयरस में ही आप रजिस्ट्रेशन जो है ना इसकी होती है, सेल्स टैक्स की भी और इनकम टैक्स की भी। अच्छा जी, इन केस ऑफ लिस्टेड और अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड, अब वो तरीका बता रहा है, इसमें रिक्वायरमेंट बता रहा है। ठीक है जी, इसमें कोई भी बंदा जो ड्यूटी या टैक्सेस पे करने का पाबंद है उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको ये थोड़ी सी मोटी मोटी इसकी चीज़ें बतानी है, उसके बाद हमने इसकी मेन चीज़ों पे जाना। आइरस में जाना है, हमने सेल्स इनवाइस को स्टडी करना है, हमने परचेज इनवाइस को स्टडी करना है, हमने सेल्स टैक्स रिटर्न को स्टडी करना है, हमने उसके सारे वो अनेक्स्चर जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं अनेक्स्चर, वो जैसे डेबिट क्रेडिट नोट का अनेक्स्चर आई है वो सब लिखूंगा, यहाँ बताऊंगा तफसील से। उसके बाद इसमें रिफंड कैसे फाइल होता है, रिफंड का तरीक़ेकार, अनेक्स्चर जे मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रोडक्शन जो आपने शो करवानी है अब हर महीने लाजमी होगी, मैंडेटरी, और अनेक्स्चर H1 अदर देन मैन्युफैक्चरर, जिन लोगों ने अपने स्टॉक शो करवाने उनके लिए अनेक्स्चर H1 है। तो ये सारी चीज़ें हमने लेकर चलनी है इंशाल्लाह 1 बाई 1। सबसे पहले हम थोड़ा सा, मैं इसमें आपकी जो है ना शीट खोल रहा हूँ, उसमें आपको मैं बताता हूँ। एक्सेल में एक वर्किंग पड़ी हुई है, होल्ड की जी भाई। इसमें हमारी जी सेल्स टैक्स इनवाइस अंडर सेक्शन 23 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990, जो सेल टैक्स इनवाइस पहले होती क्या हमने उसको बताना है। सेल्स टैक्स इनवाइस दो तरह की इनवाइसेज है जी, एक सेल्स इनवाइस है और एक परचेज इनवाइस। सेल इनवाइस हर वो बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो अपनी सेल जो शो करवाएगा और अपनी कोई ना कोई उस सेल्स को रिटर्न में अपनी सेल्स टैक्स की डिक्लेयर करेगा, उसके लिए वो एक पेपर जारी करता है जिसको हम सेल इनवाइस कहते हैं। एक बंदे की सेल इनवाइस, दूसरे बंदे की परचेज इनवाइस। अब रिटर्न में सेल्स टैक्स की रिटर्न मैं आपको थोड़ी सी शो करवाता हूँ ताकि उसमें आपको ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएं। एक मैंने यहाँ पे मेरी अपनी एक कंपनी है, मैं उसकी ही आपको रिटर्न दिखा रहा हूँ। में जी, हम जो है आज जो है ना एक सेल्स टैक्स की रिटर्न हमारी जो अप्रैल की है हम इसको ओपन करने लगे हैं। इसका तरीकाकार देख लीजिए, आपके सामने ही है सेल्स टैक्स रिटर्न। इसमें प्रैक्टिकली जब आप चीज़ों को साथ साथ देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। इसमें हम
ये मेरी कंपनी है, टैक्स पीरियड देंगे 2025 लिखेंगे यहाँ पे, तो वो टैक्स पीरियड खुल जाएगा। अब चूंकि महीना अप्रैल का शुरू हो गया है, तो अप्रैल की रिटर्न जो है ना वो ओपन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ से हम इसको ऐसे नजर आएगा तो इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ ये ड्राफ्ट में चली गई है, यहाँ पे ड्राफ्ट में ये डिक्लेरेशन आ गई, और इस डिक्लेरेशन को हम ओपन करेंगे, ये हमारी सेल्स टैक्स रिटर्न जो है ना ओपन हो जाएगी, ये वाली चीज। अच्छा, अब इसमें जब भी आपने कोई भी सेल्स टैक्स रिटर्न में काम करना है तो कैलकुलेट के बटन को नहीं भूलना, ये बड़ा अहम है। सबको नजर आ रहा है? मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? जी यस सर, सर। बिल्कुल नजर आ रहा है सर, नजर आ रहा है। यस। ठीक है, ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो पिछले महीने का जो भी कुछ डाटा या कैरी फॉरवर्ड है वो कॉलम नंबर 6 में आ जाएगा। अब मैं आपको इसके में बताना चाहता हूँ कि अनेक्स्चर ए जो है ये परचेजेस कहलाती हैं, जो अभी मैंने एक्सेल में आपको दिखाया, ये दोबारा देख लें। ये अनेक्स्चर ए परचेज इनवाइस या परचेजेस होंगी, और ये अनेक्स्चर ए में ही सारी, या जिसको हम दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं, परचेज। परचेज है वो, उसके लिए परचेज इनवाइस है। एक बंदे की सेल इनवाइस जो वो जारी कर रहा है, दूसरे बंदे की वो परचेज इनवाइस की नहीं जाएगी। ये इनवाइस का मैं बताता हूँ कि इनवाइस में कौन कौन सी चीज़ें मैंडेटरी हैं सेक्शन 23 के तहत, तो इनवाइस में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, उसके कॉलम सारे, और उसको ये भी स्टडी करते हैं। पहले आप इसको प्रैक्टिकली यहाँ देख। ये है जी, इसमें हम चल रहे हैं, अनेक्स्चर सी है हमारे पास, ये सेल का होता है। इसमें ये वाली चीज़ें हैं, ये कुछ आपको सामने नजर आ रहे हैं, जो मैं आइंदा पढ़ाऊंगा सारा तफसील से एक एक चीज़ को। ये आपको सिर्फ एक इसका एक आइडिया दिया जा रहा है। आपने बिल्कुल ये नहीं समझना कि आपको कोई दोबारा पूछेगा नहीं या आपके सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। जब तक आपको चीज़ की मुकम्मल तौर पे समझ नहीं आ जाएगी, हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और इसके अलावा मैं अपना सेल नंबर देने में बिल्कुल परेशानी नहीं लेता, तो मेरा सेल नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा। जिस बंदे को साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद कहीं भी सेल्स टैक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं उसके लिए बाद में भी हाजिर रहूंगा। इसलिए आपने इसको बिल्कुल परेशान नहीं होना, सिर्फ चीज़ों को पहले वॉच करना है कि ये है क्या। इसका एक कॉन्सेप्ट या थीम दिमाग में बन गया तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा फिर एक दफ़ा फिर समराइज करता हूँ, चीज़ों को दोबारा दोहराता हूँ, गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे, ये आपको मिल भी जाएंगे। मैंने ये कहा कि इनकम टैक्स एक्ट में जिस बंदे की आमदनी 6 लाख या उससे जायद होती है, वो 1 साल के बाद अपनी रिटर्न फाइल करने का अहल होता है। सेल्स टैक्स में ऐसा नहीं है। सेल्स टैक्स में कोई भी बंदा किसी भी तरह का जो बिजनेस कर रहा है और उस पर कोई टैक्स ड्यू है जो उसने पे करना है, तो उसके लिए उसे सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन का सारा तरीकेकार और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, जो आगे चल के मैं तफसील से पढ़ाऊंगा भी, वो सारे का सारा सेल्स टैक्स रूल्स के चैप्टर जो पहला या दूसरा चैप्टर है उसमें तफसील से दर्ज है, वो तमाम डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर होते हैं रजिस्टर्ड होने के लिए। और ये है क्या, इसको भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही डील करता है, और इसके तमाम लोकल ऑफिस जहां जहां बड़े बड़े शहर हैं, सारी डिवीजन या जिले हैं, वहां पे इनके सब ऑफिस या मेन ऑफिस मौजूद हैं। एफबीआर के उसको हम आरटीओ भी कहते हैं, और कुछ नाम चेंज किया, टैक्स हाउस भी अब नाम दिया गया। आरटीओ रीजनल टैक्स ऑफिस से होता है। तो मैं बात ये कर रहा था कि इसमें हमारी सेल्स होंगी जिनको हम अनेक्स्चर सी में लेंगे, और हर बंदे को सेल्स अपलोड करनी होती हैं, खुद फीड करनी होती है अकेली के लिए इनवाइस का डाटा। और इसका एक टेम्पलेट भी है। टेम्पलेट से मुराद ये होती है कि अगर डाटा ह्यूज है, ज़्यादा है, तो आपने उस टेम्पलेट को यूज़ करना, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा उसमें, इसी पे सिस्टम में ही दिखाऊंगा ऑनलाइन, आपने फिक्र नहीं करना। अनेक्स्चर ए क्या है जी? अनेक्स्चर ए परचेजेज हैं, और ये सेल्स और परचेज के लिए सेक्शन 22 है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की, जो पढ़ा दी जाएगी। और अगर देखना चाहते हैं तो अभी यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ताकि आप, ये मैंने इसको ओपन किया हुआ है, मैं एक मिनट ठहर जाए। सेक्शन 22 ये रूल्स हैं, एक सेकंड। हाँ जी, ये रूल्स हैं, और ये रूल्स का चैप्टर 1 है, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, ये रूल का चैप्टर 1। तो एक्ट में चलते हैं। एक्ट में आपको ये जरा इसका इनवाइस की सेक्शन बता दूं, दिखा दूं, ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो कि ये अपनी तरफ से कह रहे हैं या कहीं के लॉ में भी लिखा है, कानून में भी लिखा है। तो हर चीज जो सेल्स टैक्स रिटर्न में शो होगी वो सेल टैक्स एक्ट के मुताबिक होगी, और सेल टैक्स एक्ट की किसी ना किसी सेक्शन
या सब सेक्शन के मुताबिक होगी। अब इसकी सेक्शन 22 को मैं यहीं से क्लिक करता हूँ। ये रिकॉर्ड है टैक्स इनवाइस के लिए, सेक्शन 23 है। तो ये रिकॉर्ड में हम आ गए। अब रिकॉर्ड में गौर कीजिए, आपको सारी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लाईज मेड शेल इंडिकेट्स द डिस्क्रिप्शन हो, क्वांटिटी हो। वो मेरी एक्सेल फाइल जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ बाद में ग्रुप में, वो आपको वहां से मिल जाएगी। उसमें ये सारी चीजें मैंने तफसील से लिखी। क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ गुड्स, नेम, एड्रेस ऑफ पर्सन टू होम सप्लाईज आर मेड। तो ये सप्लाईज से मुराद क्या है? सेल्स है। तो सेक्शन 22 की सब सेक्शन ए जो है, या 22A भी से कहते हैं, ये सेल्स को जाहिर करती है। और सेक्शन 22 की जो बी है, ये परचेज को जाहिर करती है। और जो सेक्शन 22 की सी है, गौर रखिएगा, ये अनेक्स्चर बी को जाहिर करेगी। और जो हमारी एक्सपोर्ट जीरो रेटेड या कोई ऐसी जीरो रेटेड सेल्स हैं या एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं, ये सेक्शन ये डी को जाहिर करेगी। अब कहाँ चलते हैं? रिटर्न में चलते हैं दोबारा वापस। एक सेकंड, वहां पे दिखाता हूं यार, ये है क्या चीज। ये देखिए, ये मैंने पहले बताया कि ये सी है। अब सी के कॉलम जो है, बायर नेम है, बायर टाइप है, वेरिफिकेशन स्टेटस है, इसमें उसकी सेल टाइप, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट। ये पैटर्न चेंज हो गया है। ये नया पैटर्न इस महीने से, अप्रैल से दिया है एफपीआर ने। हमने इस पैटर्न पे अब सारा डाटा फीड करना है। और ये डाटा फीड कहाँ होगा वो भी बताऊंगा ठहर के। पहले एनेक्स्चर ए में आ जाए। ये परचेजेज हैं। परचेज में इनवाइसेस क्लेम करनी होती हैं एफपीआर में। यहाँ पे कुछ इनवाइसें पड़ी होंगी, मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ कुछ पड़ी, ये पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी इनवाइसेस। ये सबमिटेड हैं, पार्टियों की इनवाइसेस हैं मुख्तलिफ की। तो ये मैंने यहाँ से क्लिक करके टिक लगा के इनको क्लेम कर लेना। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तफसील तो बाद में जब हम लेक्चर वाइज पढ़ेंगे, इसको फीडिंग करके दिखाऊंगा, सारा कुछ करके दिखाऊंगा। आज का लेक्चर आपको सारा आइडिया देना है इस मुकम्मल आईआरएस में सेल्स टैक्स रिटर्न का, और एक्ट में ये कहाँ कहाँ पे कानून के मुताबिक चीज़ों को जाहिर करना, बताना ज़रूरी है सेल्स टैक्स रिटर्न। यानी जाहिर बात है, पहले किताब आती है, फिर उसका प्रैक्टिकल आता है। यानी पहले कोई तहरीर आती है कि ये होगा, फिर उसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है उस पैटर्न को, और फिर उसमें वो फीडिंग करके उस चीज़ को उस एक्ट के या लॉ के मुताबिक किया जाता है। तो ये हमारी जनाब, यहाँ से हम इसको क्लेम करेंगे। आपकी एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। ये 3 इनवाइसेस अनेक्स्चर किस में आ गई? ए में आ गई। ठीक है, अब डाटे में आएंगे। डाटे में आएंगे तो कैलकुलेट के बटन को नहीं भूलना। जब तक कैलकुलेट का बटन नहीं दबाएंगे, यहाँ पे फिगर्स नहीं आएंगे। कहाँ पे? डोमेस्टिक परचेजेस वाले कॉलम में, 1 में। तो मैंने इसको ऐसे टिक किया, तो ये आपके सामने वैल्यू और सेल्स टैक्स शो हो गया। ये अनेक्स्चर ए में ये परचेजेस आई कहाँ से? भाई सुन लीजिए, जो आप अनेक्स्चर सी, हर बंदा जो सेल कर रहा है, कोई ना कुछ सेल कर, वो अपना डाटा तैयार करेगा सी में और सबमिट करेगा। सबमिट कहाँ से करेगा? वो पहले डाटे को तैयार करेगा, फिर यहाँ पे लोड करेगा, फिर ये बटन तीसरा नजर आ रहा होगा सबको, सबमिट करेगा। जब वो सबमिट करेगा तो जिन जिन लोगों का उसने वो डाटा यहाँ पे लिया है, मुख्तलिफ पार्टीज का, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में उनको डाटा अनेक्स्चर ए में आ जाएगा। सबको समझ आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही तो यहाँ पे पूछिए, मैं रुक रहा हूँ। जी सर, रिपीट समझ करेंगे आ रही है। प्लीज? सर आ रही है। ये प्लीज रिपीट कर दें, ये लास्ट वाली जो। मैं दोबारा बता देता हूँ, गौर से सुनिए कि जो बंदा भी सेल कर रहा है उसका ए से अभी ताल्लुक नहीं है। हर बंदे ने पहले अपनी सेल के डाटे को, मैं आप दिखाता हूँ आपको वो बनेगा कहाँ। यानी दोबारा वापस आएंगे यहाँ पे, लेकिन पहले वो देख लें बनेगा कहाँ वो डाटा। ये तो यहीं पे आप सेव है ड्रॉप। हम यहाँ से बाहर आते हैं। ये देखिए, ये इनवाइस मैनेजमेंट का आपको 6ठे नंबर पे एक नजर आ रहा है, ये खाना सा बना हुआ। हम इसको क्लिक करेंगे तो इनवाइस मैनेजमेंट में जब जाएंगे तो यहाँ पे ऐड इनवाइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऐड इनवाइस। मैं एफबीआर, पीआरए, यानी ये सिंगल रिटर्न है सारे। यहाँ पे अगर किसी भी वो चीज में रजिस्टर्ड है तो वो सूबाई रिटर्न, प्रोविंशियल रिटर्न और सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। मैं एफबीआर की रिटर्न में जाता हूँ, डेट इन। अब ये देखिए, ये यहाँ पे सेल्स है। मैं यहाँ पे पहले अपना जो है ना बायर का, ये मेरा कमाल हौजरी या जो भी यूनिट है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसका एनटीएन नंबर और उसका नाम यहाँ पे आ जाए।
अब जिसको मैंने देनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक इनवाइस बनाने लगा हूँ आपकी नॉलेज के। 820,99,68 एक दूसरी पार्टी का नंबर है। अच्छा, इसमें डैश के साथ नहीं आप इसको इस्तेमाल करेंगे, याद रखिए। इसमें पहले 7 डिजिट्स ही लिए जाएंगे एनटीएन। ये एनटीएन बेस सारा डाटा है। इसमें जब ऑटोमेटिकली मैंने इसका ये डाला तो इसने इसको इसका नाम और इसकी टाइप बता दी कि ये रजिस्टर्ड है और ये इसका नाम है। हम एक इनवाइस सी में मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे आती है। ये वो तरीका है। सेल्स इनवाइस है, ये सेल्स ही लेंगे, डेबिट नोट नहीं है। इनवाइस का नंबर मैं यहां पे ले लेता हूं 760, एग्जाम्पल है। इसकी डेट ले लेता हूं, चूंकि अप्रैल का महीने की मैं रिटर्न मैंने लिया, तो अप्रैल में यहां पे आएंगे और इसकी डेट हम दे देंगे। संडे के दिन की डेट नहीं डालनी कभी भी। ये मैं सप्लाई जिस बंदे को दे रहा हूं उसका ओरिजिन पंजाब है। अच्छा जी, जो मंजिल जहां पे जानी है सप्लाई वो भी पंजाब है। एक एक कॉलम बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, समझा रहा हूं। सेल टाइप है मेरी, ये गुड स्टैंडर्ड रेट है। मैं इसको एच एस को डिस्क्रिप्शन क्या है जी, एच एस होता क्या है, सुन ले गौर से। एच एस एब्रीविएशन है हार्मोनाइज सिस्टम। गवर्नमेंट ने आपकी तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट उसको एक यूनिक नंबर असाइन किया है। और ये स्टैटिस्टिक का डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद में, उसने ये सारा सिस्टम बनाया। हर कोड के साथ उसकी तफसील दर्ज है कि वो क्या आइटम है। अब यहाँ पे मैं एच एस कोड में एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैं सॉक्स सेल कर रहा हूँ, तो उसका मुझे ज़बानी चूंकि याद है एग्जाम्पल के लिए कि ये जनाब 6115 उसका कोड होता है। एक सेकंड जी, चल पड़ा सिस्टम। यहाँ पे ये नीचे ऐसे खाना छोटा सा आ जाएगा। तो अभी मैं इसको पहले ऊपर वाले को ठीक कर लूँ। ये कोड और चीज़ का आ गया। मैंने लेना है 6115, ये आ गया 6115 और इसमें ये सब कोड हैं। तो ये एक्चुअल कोड 9500 या 9900 होता है। तो मैंने ये सॉक्स का ये कोड ले लिया, एग्जाम्पल है, आपने गौर से समझना है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिख देना है जी ये सॉक्स है, सॉक्स। इसके बाद इसका रेट 18% है। और ये बात याद रखिए कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त स्टैंडर्ड रेट जो है पीआर का, स्टैंडर्ड रेट उसे कहते हैं, वो 18% ही सेल टैक्स का चल रहा है। नंबर्स हैं जी, ये पीसीज हैं। क्वांटिटी मेरी तकरीबन है, मैं कहता हूँ जी 4000 डजन है। मैं वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे 55,890। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दे। जब ये सारी चीजें हो जाएं तो आपने इसको सेव कर। क्लियर विजन सबको नजर आ रहा है, आवाज सबको आ रही है? ये इनवाइस सेव। अब जी सुनो, सर, बिल्कुल क्लियर आ रहा है, आवाज भी आ रही है। आपने ये बात याद रखनी है कि जब ऊपर लफ्ज लिखा आ जाए, फिक्रा लिखा आ जाए, इनवाइस सेव सक्सेसफुली, तो इसका मतलब ये है कि ये इनवाइस हमारी सिस्टम में आ गई। अब मैं इसे क्लोज करता हूं और मैं अपनी इस इनवाइस का जरा पैटर्न आगे जाके देखता हूं। मैं इसको वैलिडेट करूंगा यहाँ पे इनवाइस को। ये वैलिडेट कर दी मैंने, मैं यहाँ से निकलूंगा। इसमें एक और चीज भी आपको बतानी बड़ी अहम, ड्राफ्ट में आऊंगा और दोबारा से मैं अपनी रिटर्न को ओपन करूंगा। ये रिटर्न उस वक्त तक ड्राफ्ट में पड़ी रहेगी जब तक आप इसे सबमिट नहीं कर देंगे। बार बार आप निकलेंगे, आएंगे, जाएंगे, तो ये नहीं यही नजर आएगी। अब सी में सेल कैसे लोड करनी है, ये है जी लोड का। यहाँ पे ये लोड सेल्स या डेबिट नोट है। मैं इसके बटन को क्लिक करूंगा, टैब को। ये टैब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, वो इनवाइस जो मैंने वहां फीड की वो यहाँ पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ गई। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है एफबीआर का। इसमें कहीं भी गलती नहीं हो सकती। गलत आप हो सकते हैं, ये सिस्टम गलत नहीं हो सकता। तो अपनी गलती ठीक करनी है, इंशाल्लाह ताला डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये सी में एक सेल मैंने डाली, ये आ गई। अब आप कहेंगे जी ये सेल कहाँ पे जाएगी? मैं सबमिट करूंगा तो ये सेल दूसरी पार्टी, ये कमाल मिल्स जो प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका मेरे पास अभी रिटर्न का नहीं है डाटा, ये उनके पास चली जाएगी। और उनके कहाँ पे जाएगी, आपसे सवाल है। ये मैंने सबमिट किया इसको, ये बटन को। इसमें 50 इनवाइसें होंगी, 100 होंगी। सबमिट करूंगा, ये चली गई ऑटोमेटिकली, यहां से ये निकल गई। अब मैं डाटे में आऊंगा और डाटे में आकर ये लफज, डाटे को नहीं भूलना, डाटे में ही ये मेन सारे जो जो चीज़ें हैं सेल टैक्स रिटर्न की, वो मेन डाटे में ही आती हैं। यहाँ पे सिर्फ वो आपके अनेक्जर हैं,
ABCIJBDH, ये बाद में तफसील से बताऊंगा एक एक क्या चीज़ है। अच्छा जी, यहाँ पे सेल्स डेबिट में मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया, तो यहाँ पे तो सेल 9 नंबर कॉलम में आनी चाहिए, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सेल जो थी जो मैंने अभी की वो ये यहाँ पे मेंशन हो गई। तो आप ए को भी समझ गए। एक ही चीजें क्या है, ये जिन पार्टियों ने मुझे डाटा भेजा था, शाहनवाज है या व्हाट्सएवर जो लोग हैं, वो मैंने क्लेम कर ली, और जिसको मैंने डाटा भेजा सेल की वो उसकी परचेज होगी। यानी एक की सेल दूसरे की परचेज है। सेल क्या की जाएगी, अपलोड की जाएगी, और परचेज क्या की जाएगी, डाउनलोड की जाएगी। ये बात यहां तक समझ आई सबको? यस सर। परचेजिंग, हाँ, परचेज इनवाइस आप खुद अपने हाथ से फीड नहीं कर सकते, बस जेन में ये रहे। सर ये परचेज हम इनवाइस हमेशा, रजिस्टर्ड पर्सन को ही बेचेंगे? जी 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 बोलिए। सर ये हम जो सेल करेंगे वो रजिस्टर्ड पर्सन को ही सेल करेंगे या अनरजिस्टर्ड को भी सेल कर सकते हैं? अनरजिस्टर्ड को उसको सेल कर सकते हैं जिसका CNIC नंबर है आपके पास, ये बात ध्यान में रहे। अब FBR ने वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं। CNIC का होना जरूरी है, वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है या नहीं है, बस। ओके सर। कोई स्पेशल FT नंबर या ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको इस्तेमाल कर लें और CNIC के बगैर हो जाए। मैंने ये बताया कि CNIC के नंबर का होना जरूरी है, वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो या ना हो। फर्क ये है कि जब आप सेल करेंगे ऐसे बंदे को जिसका CNIC है, तो वहां पे आपको 4% फर्दर टैक्स पे करना पड़ेगा, जो डायरेक्टली पेएबल है, एडजस्टेबल नहीं है। राइट, क्लियर? अब मैं आपको, यहां पे हम रुकें। अब मैं आपको अभी दो कॉलम में दो चीजें जरूरी थी जो बतानी थी, एक सेकंड। एक्ट में यहां पे मैं बात कर रहा था सी और डी की। भाई सी इंपोर्ट है और डी जीरो रेट है, तो रिटर्न में ये कहाँ है, आइरस में कहाँ है? आइरस में बता देता हूं। जो आपका नेक्चर बी है ये इंपोर्ट का है, 3 नंबर सी है जो एक्ट के मुताबिक 22C, सेक्शन 22 सब सेक्शन सी। और जो आपकी जीरो रेट है या एक्सपोर्ट है वो आपकी नेक्चर डी है। वो कौन सा है, नेक्चर आपका डी है। यानी जो सेल टैक्स एक्ट की सेक्शन 22 सब सेक्शन डी है। ए सेकेंड, ये वाली चीज, रिकॉर्ड्स ऑफ जीरो रेटेड या एग्जाम्प्ट सप्लाई, उसको डी में कहा गया। फिर उसने कहा कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट, भाई ये क्या चीज है? भाई अब क्रेडिट नोट तो इसमें भी क्रेडिट नोट को FBR ने रोक दिया फीड करने से। आप सिर्फ डेबिट नोट ही फीड कर सकते हैं, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा। और उसके लिए FBR ने बनाया है अनेक्चर आई, डेबिट क्रेडिट नोट का। और इसकी फीडिंग भी डेबिट नोट की ही कहाँ पे होगी, इनवाइस मैनेजमेंट में होगी। इनवाइस मैनेजमेंट में कैसे होगी, जरा ये भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। मोटी सी तफसील से तो भी पढ़ाया जाएगा बाद में, ये लेक्चर तो आप सबके लिए है। जो न्यू कमर्स हैं, जो ओल्ड हैं, उनके लिए एक ये मतलब एक व्यू है, एक ओवरऑल व्यू है, और साथ प्रैक्टिकल के और साथ एक्ट के और साथ एक्सेल में जो भी लिखा जाएगा वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो इसमें हमने फिर जाना इनवाइस मैनेजमेंट में आपके सभी के लिए। अब देखिए, ये हमारे पास हमने ये सेल की है। इनवाइस रेफरेंस नंबर नहीं आपने कभी भी भूलना। ये इनवाइस रेफरेंस नंबर जब हम आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा जब डेबिट नोट डालने की बारी आएगी कि ये हम कैसे डालें। डेबिट नोट, परचेज रिटर्न को डेबिट नोट कहते हैं, सेल रिटर्न को क्रेडिट नोट कहते हैं। जाहिर बात है कि एक बंदे ने एक चीज परचेज की, उसमें कुछ कमी रह गई, कुछ उसमें पैसे कम हो गए, या उसमें चीज जो है ना उनके चेकिंग एरिया में गई मिल के, तो वो जो चीज है वो रिजेक्ट हो गई, या आधी रिजेक्ट हो गई, या पूरी रिजेक्ट हो गई। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ एक्सेल में, आपको आपको समझ आ जाएगी कि ये डेबिट क्रेडिट नोट होता क्या है। यहाँ पे कुछ लिखने लगा हूँ जो पढ़ाया अभी थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए।
ठीक कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ या जरूरत नहीं है लिखने की? ठीक है सर। ठीक है, जी सर। सर बिल्कुल जरूरी है, लिखे प्लीज आप। मेहरबानी जनाब। अच्छा सर, एक सवाल है सर। जी जी पूछे, जल्दी से पूछे। ये सेल टैक्स जो है गिलगित बल्चिस्तान और कश्मीर में जो है नहीं है ना, जीरो है ना? नहीं, मैं बता देता हूँ, उनका प्रोविंशियल टैक्स है। ये मैंने बताया, मैं फेडरल की रिटर्न की बात कर रहा हूँ, सूबे की। ये सॉरी, फेडरल फेडरल जो है बोर्ड की रिटर्न, जो ये पूरे पाकिस्तान में जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है, ये जो गुड्स सेल कर रहा है वो सारे ही सूबों में है। लेकिन जो सर्विसेज सेल कर रहा है उसको जरूरत नहीं है एफबीआर में रजिस्टर्ड होने की। तो गिलगित बिल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर में सूबाई रिटर्न होगी, सूबे की, गिलगित बिल्तिस्तान वालों की अपनी और कश्मीर की अपनी रिटर्न। ठीक है, ये नेक्स्चर बी है जी, ये इंपोर्ट के लिए है। जो भी इंपोर्ट करते हैं ऑटोमेटिकली अपलोड होगी, इसमें आप हाथ से कोई फीड नहीं करेंगे। इंपोर्ट अपलोड होगी सिस्टम में, एक्सपोर्ट अपलोड होगी सिस्टम में, परचेज अपलोड होगी सिस्टम में। सिर्फ सेल्स है जो आपने खुद से फीड करनी है सिस्टम में, खुद से डालनी है, और उसको आपने अनेक्चर में ला के इनवाइस मैनेजमेंट में सारा डाटा डाल के आपने उसको अपनी सेल्स में ला के उसको सबमिट करना है उस अनेक्चर को, फिर वो लोगों तक पहुंचेगा। सर इनकी एक्सपोर्ट, इनकी डेट्स मुझे बता देंगे सर, कब तक से कब तक की डेट्स होती हैं? जी जी जी, इसमें 15 तारीख होती है जी हर महीने की। जो पिछले महीने का पूरा डाटा होता है 1 से लेकर 30 तक का, वो अगले महीने की 15 को आपने पैसे जमा करवाने होते हैं भाई, जो बनते हैं पेएबल। और 18 इसकी फाइनल डेट होती है जमा कर रिटर्न को सबमिट करने की, 18। यानी आपको एक महीने के बाद 18 दिन मिलते हैं रिटर्न की तैयारी के। यकम तारीख को रिटर्न ओपन हो जाती है, हर महीने की यकम तारीख को अगले माह की रिटर्न ओपन हो जाएगी। जैसे यकम अप्रैल को मार्च की रिटर्न ओपन हुई, यकम मई को आज 3 मई है, खैर यकम मई को हो गई थी, तो यकम मई को मैंने आपके सामने आंखों के अभी अप्रैल की रिटर्न जो है ना वो खोली है, बिल्कुल फ्रेश। ओके, क्लियर? अगर अगर कोई शख्स 16 तारीख को अपना डाले तो फिर? कोई बात नहीं यार, उसको कोई तकलीफ नहीं है एफबीआर को, वो 10 को भी ठीक है, फाइल कर सकता है। उसकी तैयारी ठीक है है, सर। पैसे जमा करा दिए, उसका सब कुछ रेडी है, उसने कोई डाटा और नहीं लेना, उसको वेट करने की जरूरत नहीं, वो टाइम से पहले जमा करा दे। एफबीआर को तो ठीक है खुशी सर। होगी कि ये बंदा बड़ा इन टाइम जमा करवा रहा है जी सारी चीजें। सर ठीक अगर है 15 से लेट करवाएगा तो फिर उस पर कोई पेनल्टी वगैरह यार, पड़ेगी? पेनल्टी नहीं है उस पर, वो डिफॉल्ट सरचार्ज होता है, वो काइबर लगाते हैं जो आजकल चल रहा है सिलसिला, जो भी उसका अच्छा। रेट बैंकों का चल ओ, पर डे के हिसाब से। ठीक हो गया। और हाँ, ये एक चीज बता देता हूँ, 18 के बाद पैसे 15 को लाजमी जमा करवाओ, उसमें कोई रियायत नहीं है। 18 के बाद 8 दिन या 7 दिन आपको दिए गए हैं, 200 रुपया सिर्फ पर डे का। अब किसी का डाटा बहुत ज्यादा है, वो 25 को फाइल करना चाहता है, तो वो 25 को 1600 रुपया उसको पड़ेगा, लेकिन वो भी उस वक्त नहीं जब कभी ऑडिट आएगा उसका, तो उस वक्त वो ऑडिट के दौरान उससे वो 1600 रुपया उसका वो लगा देंगे वहां पे। थैंक यू सर। जी, अस्सलाम इम्पोर्ट, वालेकुम सर, मैं अब्दुल अजीज बात कर रहा हूँ। जी सर की मेरा बड़ा बेसिक क्वेश्चन है सर कि सेल टैक्स कोर्स मैंने ज्वाइन किया है, तो मुझे एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ये लेनी है कि एक बंदा है जो अपना सामान सेल कर रहा है, जी 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 वो किस लेवल तक सर जाके उसको वो, अब मतलब कि फॉर एग्जांपल 3 बंदे इन्वॉल्व हैं, एक बंदा अपना जी सामान सेल कर रहा है, दूसरा बंदा जारी बात उसको परचेज कर रहा है, तो वो उसकी विद होल्डिंग कर रहा है। जी। तो ये हम किस लेवल पे जाके पढ़ेंगे कि असल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सेल टैक्स विद होल्डिंग करेगा कौन और किस लेवल तक होगी? सेल्स टैक्स विद होल्डिंग, भाई तुम तो बहुत अगले लेवल पे चले गए, वो भी खैर बता देता हूँ आपके सवाल का जवाब। सेल टैक्स विद होल्ड वो करेगा जो इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक और सेल्स टैक्स के शेड्यूल जो है ना 11th शेड्यूल के मुताबिक वो एलिजिबल है कि वो विद होल्डिंग एजेंट हो। अब विद होल्डिंग एजेंट के लिए या तो वो एक्सपोर्टर हो या पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। बात समझ रहे हैं? ये जी अभी सर। ये देखिए, ये मैं आपको अभी आपकी तसल्ली करता हूँ, आप बेफिक्र रहें। अगर आपने ये सवाल उठा दिया है तो तकलीफ मुझे भी कोई नहीं है बताने में। आ जाए फिर नीचे, शेड्यूलों में आए, पहले ऊपर चलते हैं। सर ये शेड्यूल भी हमें रूल में मिलेंगे? कैजुअल में मिल जाएंगे जी, सारा का सारा वही है, वही यही जान है स्केजुअल जो है। इसमें आपको एक एक चीज का पता लग जाएगा। इधर आइए,
ये 11th शेड्यूल है हमारा 242 पेज पे। इसमें उसने सारा ही बताया हुआ है कौन कौन विद होल्डिंग एजेंट है, नहीं है, किसको किस कंपनी का विद होल्ड करना है, किनका विद होल्डिंग एग्जेम्पशन है। ये नीचे चलते हैं सबसे जरा एंड में ना, 11th शेड्यूल। करीब पहुंच गए हैं। सर सॉरी, मैं शायद अपना क्वेश्चन सही तरह नहीं कर सका। मेरा बेसिक सवाल ये है सर कि एक कंपनी है या एक बंदा है, वो हम्म। किस कंडीशन में जाके सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराएगा अपनी? हाँ, इसमें यार ज्यादातर ये है कि कुछ लोग जिनकी कोई तकरीबन अब 10 मिलियन से ज्यादा सेल है ना सर। एनुअल, सर। तो वो बंदा एलिजिबल है कि वो अपना सेल टैक्स रजिस्टर्ड हो जाए। कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, छोटी इंडस्ट्री, 10 मिलियन, 1 करोड़। अगर सर, अगर एक मार्ट की बात करें सर, उसका मार्ट टर्नओवर तो नहीं है। मार्ट तो पीओएस में चला गया ना, पॉइंट ऑन सेल पे, वो तो रिटेलर्स में आ सर। गया ना। सर। मार्ट का इससे क्या ताल्लुक है रेगुलर रिटर्न से? मार्ट तो रिटर्न रिटेलर में चला गया, उसकी तो रिटर्न स्पेशल है पीओएस की, वो पॉइंट ऑन तो सेल। RT1 में तो कहता है ना। ये मुख्तलिफ उसकी कैटेगरी लिखी हुई है लॉ में, और जब हम वहां पे सर। पहुंचेंगे तो उसको हम स्टडी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके सर। ठीक है? ओके। हाँ, ओके सर। विद होल्डिंग एजेंट है जी, ये लिखे हुए हैं। आप इसको 11th शेड्यूल को अगर देखना चाहेंगे जो बंदा भी, वो देख ले। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमारा काम जो है ना रुक गया वहीं पे जो बात कर रहे थे हम, मैं कुछ लिख रहा था। तो आपके नॉलेज के लिए पहले चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपको समझ आ जाए। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट को भूल जाए, डेबिट नोट ही डाला जाएगा, और इसके लिए है अनेक्स्चर आई है, उसमें इसका डाटा आएगा, लेकिन फीड किया जाएगा इनवाइस मैनेजमेंट। इसके बाद नया अनेक्स्चर मैन्युफैक्चरर के लिए आया है प्रोडक्शन डाटा। सारी महीने में अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरर है, कोई चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए है कि वो क्या करेगा, वो अपना प्रोडक्शन डाटा और अपनी सेल परचेज सारा कुछ उसमें देगा। उसके लिए अनेक्स्चर जे है। इसके बाद आगे एक और नेक्स्चर उन्होंने किया है, नेक्स्चर H1, जो मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं है। ये ऐड किया है पीआर ने अभी 2 महीने में, एक में 1.5 महीना पहले। इसको कहते हैं नेक्स्चर H1। ये अदर देन मैन्युफैक्चरर भी, ये भी प्रोडक्शन डाटा नहीं से कहेंगे, इसे स्टॉक कहेंगे। स्टॉक शो करवाना। कौन कौन लोग, मैन्युफैक्चरर के अलावा कौन कौन हो सकते हैं, सर किसी को ये पता है? टेक्स्ट वाला पीडीएफ जो है ग्रुप में भी शेयर कर। हो डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा। वगैरह। वेरी गुड। और बताएं बताएं, शाबाश, अच्छी बात है। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ट्रेडर, इंपोर्टर, और क्या डीलर हो सर। सकता है? डीलर सर। टेलर, रिटेलर भी। ये सारों के लिए अनेक्स्चर H1 आया नया। ये उनकी रिटर्न में ऑटोमेटिकली वहां पे शो हो जाता सर जो TR1 में आते हैं वो भी कर सकेंगे? है जी। Tier 1 तो बहुत छोटा लेवल है। Tier 1 की बात कर रहे हैं आप? जी सर। जी जी जी। अनेक्स्चर H1, HI कह लें या अनेक्स्चर H1। और इसके अलावा एक अनेक्स्चर बहुत ही मेन अनेक्स्चर है जो रिफंड क्लेमेंट के लिए है। जो बंदे एक्सपोर्ट करते हैं और अपनी जीरो रेट उनकी सेल है, तो वो अपनी परचेज को कहाँ लेकर जाएं, उसके लिए जो रिफंड क्लेमेंट है, जिसने रिफंड गवर्नमेंट से सेल टैक्स का रिफंड लेना है, उसके लिए उसे अपना अनेक्स्चर H फाइल करना पड़ेगा। और ये हमेशा अनेक्स्चर H जो है, ये कब फाइल होता है? ये फाइल होता है जनाब, रिटर्न के फाइल होने के 120 डेज दिए जाते हैं, तो ये उस वक्त फाइल होता है। ये बाद में फाइल होता है रिटर्न की फाइल सबमिशन के बाद। तो ये हमारे वो नेक्स्चर है जी मेन, जिनको हमने स्टडी करना है, जिनको हमने तफसील से पढ़ना है सेल्स टैक्स रिटर्न को समझने के लिए, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी, और इसकी इंट्रियां भी आपको समझानी है। तो ये हमारी जो सूरत हाल है सारी इसकी परचेज की। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। मैं बात कर रहा था, ये मैं सेव कर लूँ।
सर जो सेल टैक्स एग्जेम्प्टेड चीजें हैं वो भी इन्हीं में कहीं एंटर होंगी? एग्जेम्प्टेड चीज़ों के लिए बिल्कुल है जी, तफसील उसकी बिल्कुल बताई जाएगी, इसमें कोई जी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एग्जेम्प्टेड चीज़ों के लिए सेल टैक्स रिटर्न में ये सारे के सारे शेड्यूल दिए हुए हैं, स्केजुअल, ये मैंने यहाँ पे पहले भी लिखे हुए हैं, आज ही तैयारी की थी आपके लिए कि टाइम जी बच जाए। जी ओके। तो उसके जी लिए ओके ये थर्ड शेड्यूल आइटम्स के लिए इनएडमिसिबल जो है, लेकिन जो थर्ड शेड्यूल आइटम सेल कर रहा है उसके लिए इनएडमिसिबल नहीं, लेकिन कुछ कंपनियां जो रिफंड क्लेमेंट है या 5 लार्जेस्ट सेक्टर हैं उनके लिए थर्ड शेड्यूल आइटम पे रिफंड एलिजिबल नहीं है, उनका इनएडमिसिबल हो जाता है। फिफ्थ शेड्यूल जीरो रेटेड का स्टडी किया जाएगा, सिक्स शेड्यूल एग्जेम्प्टेड गुड्स का स्टडी किया जाएगा, और एट्थ शेड्यूल रिड्यूस रेट जो 18% से कम है, और बहुत चांदी की चीजें हैं जिन पे ये रिड्यूस रेट अप्लाई होता है, तो इनको भी पढ़ा जाएगा और इनकी एक एक एंट्री इनवाइस में प्रैक्टिकली डाली जाएगी। ठीक है, ताकि जी ठीक आप है इसको सर, समझ थैंक लें। यू। तो हमने, अगर हम थर्ड शेड्यूल की किसी आप कंपनी का काम कर रहे हैं, कुछ चाय का है, चाय का कोई यूनिट है, कोई आपका शरबत बनाने का यूनिट है, जिसमें भी कोई टायर वगैरह बेचने वाला यूनिट है, कोई पार्ट्स बेचने वाला यूनिट है, जो भी थर्ड शेड्यूल आइटम्स में चीजें आती हैं 60-70, तो फ्रिज वाले असेसरीज जितनी है, ये घर के एयर कंडीशन, ये सब थर्ड शेड्यूल में आते हैं। तो ये आइटम जो सेल कर रहा है वो तो अपनी परचेज के अगेंस्ट एडजस्ट करेगा जो सेल कर रहा है, लेकिन अगर कोई एक्सपोर्टर या कोई 5 लार्जेस्ट सेक्टर, ये पहले 5 लार्जेस्ट सेक्टर है कौन, या मैं ये लिख दूं, ये बड़ा जरूरी है आपको बताना कि ये यहाँ पे नए मैं पेज 2 पे लिख रहा हूँ, जिनको फैसिलिटी है, ये एक्सपोर्ट के 5 लार्जेस्ट सेक्टर हैं पाकिस्तान के। सबसे पहले इनमें 5 लार्जेस्ट सेक्टर में सबसे पहले टेक्सटाइल्स, हर तरह की टेक्सटाइल्स, हर तरह की, ये आता है जी हमारा 5 लार्जेस्ट सेक्टर में। दूसरा कारपेट, कालीन बनाने वाले सारे कारपेट, कारपेट्स इंडस्ट्री। नंबर सर 3, इनको एलटीओ देखता है सर इन सबको? इन सब को देखो बेटे, हर बड़ा जो जितने भी आरटीओज है ना, उनमें 2 तरह के बने हुए हैं। एक कुछ ने जोन में तकसीम किया हुआ है, कारपेट जोन लैदा कर दिया और नॉन कारपेट जोन लैदा कर दिए। फैसलाबाद में तो अब कारपेट जोन और नॉन कारपेट जोन है, जैसे चिनाब जोन हो गया, लाइलपुर जोन हो गया, जना जोन हो गया, झंग जोन हो गया, और एक कारपेट जोन जिसमें लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को लिया जाता है। अच्छा, कुछ जो है मुल्तान में है, उन्होंने लार्ज जो है ना टैक्स पेयर के लिए, लार्ज जितने भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग के इदारे हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या लोकल सेल कर रहे हैं लेकिन करोड़ों अरबों में कर रहे हैं महीने की, उन्होंने उसको लार्जेस्ट लार्ज टैक्स पेयर यूनिट एलटीओ बना दी। क्लियर? थैंक यू सर। सर्जिकल आ गया जी। सर्जिकल में आपको पता ही है, हमारी जो वजीराबाद है उसमें जो ये बच्चों के जो ऑपरेशन वगैरह के जितने भी आलात पूरी दुनिया में जा रहे हैं। नंबर 4 पे मेरे भाई आ जाती हैं स्पोर्ट्स हैं, बहुत बड़ा सेक्टर है, लार्जेस्ट सेक्टर में शुमार होता है, टेक्सटाइल, कारपेट, सर्जिकल, स्पोर्ट्स। और एक और है 5वां, वो भी बता देता हूँ, 1 मिनट ठहरें। टेक्सटाइल, कारपेट, सर्जिकल, स्पोर्ट्स, किसी को पता है 5वें का? इतने सारे बंदे बैठे हो, सोचो। सर फर्स्ट टाइम आपसे सुन रहे हैं इसलिए नहीं पता। लेदर वगैरह, ये लेदर का कंस्ट्रक्शन पे आएगा ना सर? अच्छा सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह किस में आएगा सर? सर लेदर वगैरह तो नहीं आएगा? हाँ शाबाश, यही चीज लेदर। दिमाग में नहीं आ रही, गुड हो गया। ये देखा ना, ये बंदा जानता है टैक्स, ये बोला जो है ना, ये बंदा मेरा इम्तिहान लेने आया है, कोई बात नहीं, नाइस। नहीं सर, मैं बिशारत सर का स्टूडेंट हूँ सर। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अच्छी बात। सर यहीं से सीखा है, तकरीबन अब 700 कस्टमर है मेरे पास। वाह 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 वाह, गुड हो गया। तो फर्दर क्या सीखने आए हो फिर? सर ये सेल टैक्स नहीं आता, ये मैंने बस बंदे रखे हुए हैं, उनसे काम करवाता हूँ। बस समझ लो ये भी आ गया, बंदे निकाल दो। थैंक यू सर। तकरीबन तकरीबन 1.5 महीने या सवा महीने के बाद तुम जो है ना बंदे नहीं रखोगे, कम कर दोगे। अच्छा, ये 5 लार्जेस्ट सेक्टर हैं जी टेक्सटाइल के, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इनके लिए ज्यादातर ये इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो अनेक्चर बी और डी ये करते हैं, या अकेला इंपोर्टर जो कमर्शियल इंपोर्टर है, जो कमर्शियल इंपोर्टर केमिकल्स मंगा के लोकल मार्केट में सेल कर रहा है, डाइज मंगा रहा है बाहर से, कोई पोलिएस्टर मंगा रहा है चाइना से, तो ये कमर्शियल इंपोर्टर के लिए अनेक्चर बी है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। टेक्सटाइल वाले ये सारे अनेक्चर मास वाई एच आई के अलावा वो ए सी बी डी
आई, जे, एच, ये सारे यूज करते हैं। ये 5 लार्जेस्ट सेक्टर, ये कनेक्टरों को इनमें डाटा डालते हैं, इनमें डाटा आता है उनका। क्लियर हो गई? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल है कि सेल्स टैक्स फंड के लिए कौन सी सेक्शन है? थोड़ी सी अहम सेक्शनें बता देता हूं जो हमने पढ़नी है और जिनका इस्तेमाल है, ये भी जरा जहन में रहे। लिख रहा हूं जुबान में। सेक्शन 8, इसमें ए और बी दोनों है, यह तफसील बाद में बताई जाएगी। सेक्शन 9 डेबिट क्रेडिट नोट की सेक्शन। सेक्शन 8 में इनएडमिसिबल कौन सा करना है, कौन सा क्लेम करना है, कौन सी चीजें नहीं क्लेम करनी, वो सेक्शन 8 में है। सेक्शन 8 बी है कि 10% लोकल सेल करने वाला बंदा 90% अपना आउटपुट इनपुट भी बताता हूँ ये क्या इस्तेलाह है। काफी चीजें हैं जो इसमें डिटेल में जब जाता जाऊंगा चीजें साथ साथ बताता जाऊंगा, तो परेशान नहीं होना। सेक्शन 10 जो मेरी रिटर्न से रिलेटेड है, जो रिफंड से रिलेटेड है, वही सेक्शनें पढ़ाई जाएंगी, लॉ की नहीं, लीगल नहीं, लीगल बाद में। सेक्शन 10 के बाद सेक्शन 21, 22, 23, वो तो कुछ मैंने 22, 23 तो आज पढ़ा भी दी। 22, 23 सर ये 21, 22, 23 ये कौन सा सेक्शन है सर? ये मेरे भाई इसमें एक सेक्शन है सेल्स टैक्स इनवॉइस का 23 नंबर, 22 नंबर है हमारा सेल्स टैक्स रिकॉर्ड का, कि कौन कौन से रिकॉर्ड, जो भी पढ़ाया मैंने ABCD के सारा आपको तफसील से बताया, ये इधर आ जाते हैं अभी। इसमें कौन से मसले वाली बात है? अक्सर शो का नोटिस आते हैं तो उसमें यही लिखा होता है सेक्शन वाइज। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल यही लिखा होता है। इंशाल्लाह ताला आप शो का नोट्सों के जवाब देने के भी काबिल हो जाएंगे, घबराना नहीं है मेरे भाई। अच्छा जी, एक्ट आपको दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये यहीं से इसकी ये देखेंगे, 23 है टैक्स इनवाइस है, 22 है हमारी रिकॉर्ड है, और 21 अभी हमने जो रजिस्ट्रेशन पढ़नी है, सस्पेंशन ब्लैक लिस्टिंग है, क्यों होती है इसकी, इसके लिए रूल्स ही काफ़ी हैं सेल्स टैक्स रिटर्न के लिए। और रिटर्न्स का सेक्शन पढ़ना है 26, बड़ा अहम है ये सेक्शन 26। और अगर मेरे भाई मैंने अभी आपको नोट करवाया, ये मैंने यहाँ पे देखें गौर से लिखा मैंने fbr.gov.pk, तो मेरे भाई सारे आप पढ़े लिखे हो, किसी ने BCom किया है, किसी ने MA MSc की होगी, क्वालिफाइड बंदे हो, fbr.gov.pk में जाके एक्ट को क्लिक करना है, वहां पे सेल टैक्स एक्ट आएगा, उसको खोलना है। ये जो सेक्शन है मैं नीचे लिख रहा हूँ, इनको पढ़ना है, कुछ पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे इंशाल्लाह ताला। क्या ख्याल है आपका? पढ़ इंशाल्लाह सकते सर। हैं? हाँ, जी पढ़ने सर, में तो कोई बिल्कुल हर्ज ऐसे नहीं। ही। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको भी फायदा होगा और मुझे भी समझाने में बड़ा फायदा होगा। क्योंकि देखें, जिस बंदे को ज़ौक और शौक है, मैं आज आपको एडवाइस कर रहा हूं, और जो वाकई कुछ करना चाहता है वो सेल टैक्स को सीखे। जो नहीं करना चाहता और वैसे ही मजा लेने के लिए आया तो वो पैसे जाया ना करे। ये बड़ा ही लार्जेस्ट फील्ड है, पाकिस्तान का फ्यूचर है ये फील्ड। इस फील्ड में रह के अगर आप कामयाब होते हैं, आपको अच्छा टीचर मिलता है जो आपके साथ एंड तक जाए, यानी जब हमारे ये सेशन खत्म हो जाए, जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, तो वो आप मुझे फोन करें और मैं आपको रिप्लाई करूं, आपका मसला हल करूं, फिर तो मैं कमिटेड टीचर हूं। और अगर मैं आपके फोन को सुना, यार ये आवाज जरा बंद करो भाई, ये किसका है यार? सर ये इनको रिमूव कर दें। जी मैं देख रहा हूँ जी। वहीद अनवर नाम है ये, या मुझे को होस्ट कीजिए, मैं रिमूव कर दूंगा। कर दो यार, तुम ही कर दो, मुझे नहीं पता है कहाँ। ये मुझे को होस्ट एक मिनट कीजिए ठहरो, ना मेरे। पार्टिसिपेंट्स में जाऊं? जी पार्टिसिपेट में जाइए, ये मैं चला तनवीर गया। नाम होगा, इसको को होस्ट कीजिए, तनवीर को होस्ट कीजिए। म्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर बैकग्राउंड में बहुत सर, सर मुझे को होस्ट कीजिए, तनवीर नाम है, को होस्ट कीजिए। अच्छा 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 अच्छा। जी
यार इसको मैं रिमूव ना कर दूं? जी उनको ये वहीद अनवर को रिमूव कर दीजिए। हाँ मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको, बस ये देखो ये रिमूव हो गया, ये लो चलो। बस ठीक है। ओके। ओके सर। अच्छा जी, बाकियों को आवाज आ रही है जी? यस सर। ओके। जी हम सर बात कर बिल्कुल रहे थे आ रही है। सेक्शनों की, कि आपने कौन कौन सी सेक्शनों को जो है ना वो लाजमी स्टडी करना है, वो मैं लिख रहा था। ये हमारी जनाब एक और सेक्शन है, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 26 और सेक्शन 74। ये हमारी जो सेक्शन है अ, ये पेमेंट एविडेंस से रिलेटेड है और ये बड़ी अहम है। ठहर जाए मैं देख लूँ, गौर कर लूँ पहले, सेक्शन 73 है या 74 है, मुझे शक पड़ रहा है कि 73 है। एक मिनट। सर सेक्शन 73 है पेमेंट से हाँ जी, रिलेटेड। की पेमेंट से रिलेटेड, सॉरी मैं यही बस उसको कंफर्म कर रहा था। तो ये 73 है। ये बहुत 74 जो जरूरी है। कंडोनेशन है। जी जी जी, फॉर कंडोनेशन। ओके हो गया जी। तो ये कुछ सेक्शन हैं जिनको बहुत ज़रूरी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे सारे का सारा दारोमदार इन सेक्शनों में जो बंदे मेन है ये ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। चार्जेस लगाने वाली सेक्शन 11 है, सेक्शन 7 है जब वो नोटिस डालते हैं, सेक्शन 2, 1 उसकी सब सेक्शनें डाल के कुछ 14-15 ऑब्जेक्शन लगा के वो नोटिस भेज देते हैं, वो सारी बेकार होती हैं, वो एक्चुअली सिर्फ नंबरबाजी होती है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। हमने फिलहाल सेल्स टैक्स रिटर्न को पहले अच्छी तरह से और रिफंड को समझना है। जब ये समझ में आ गया तो बाकी सब कुछ ही समझ आ गया कि सेल्स टैक्स रिटर्न में कौन कौन सी चीज़ें हमने क्लेम करनी है, कौन कौन सी क्लेम नहीं करनी, किस सेक्टर ने कैसे काम करना है। मुख्तलिफ सेक्टर हैं। सेक्टर में मैंने आपको ये बताया 5 लार्जेस्ट सेक्टर तो ये हैं। इसके अलावा कौन कौन से हैं बड़े मशहूर सेक्टर? ऑटोमोबाइल्स हैं। ऑटोमोबाइल्स के अलावा केमिकल्स हैं। केमिकल्स के अलावा आपके थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं, जिनमें कुछ 70-72 आइटम हैं। थर्ड शेड्यूल को थोड़ा सा देख ही लेते हैं, ताकि ये भी जो नए बच्चे आए हैं उनको पता लग जाए कि थर्ड शेड्यूल है क्या। तो थर्ड शेड्यूल जनाब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये थर्ड शेड्यूल है 144 पेज पे। तो इसमें देखें जी, जो फ्रूट जूसेस वेजिटेबल है, आइसक्रीम है, जो हमारे गैसेस वाले पानी जिसको हम बेवरेजेस कहते हैं, यानी ये सोडा वाटर, जितने भी सिरप, स्क्वैशेस, सिगरेट्स, टॉयलेट सोप, डिटर्जेंट्स, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सारी थर्ड शेड्यूल आइटम गिना रहा हूँ। शेविंग क्रीम, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, पाउडर मिल्क, और ये दूसरा मिल्की ड्रिंक्स, टॉयलेट पेपर, स्पाइसेस, जितने भी मसाले जो डब्बे में ब्रांड है, जो ब्रांड है, खुले मसाले नहीं, वो एग्जेम्प्ट हैं। खुले चावल एग्जेम्प्ट हैं। खुला आटा एग्जेम्प्ट है। खुली दालें एग्जेम्प्ट हैं। जो ब्रांडेड चीज़ें नहीं हैं वो तमाम एग्जेम्प्ट है खाने पीने की। फिर आ जाएं, सीमेंट सोल्ड इन रिटेल पैकिंग, मिनरल बॉटल्ड वाटर, मिनरल वाटर। हाउस होल्ड में आ जाएं, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर है, डीप फ्रीजर है, टेलीविजन रिकॉर्डर, प्लेयर्स। तो ये आपका जनाब कोई आइटम बनती हैं 25, 30, 35, 40, 45 या 50 के करीब आइटम बनती हैं। तो ये थर्ड शेड्यूल आइटम इनको कहते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एक सेक्टर है पाकिस्तान में जो इनमें काम कर रहे हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल है, सर अगर कोई टायर्स हैं। पैकिंग पैकिंग हो और तो उस पर नाम ना इधर लिखा हो, फिर वो किस में जाएगा? क्या 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 क्या? जैसे आपने कहा दालें हैं तो वो क्या नाम है, एग्जम्प्ट हैं, और अगर वो पैक हो जाती हैं, किसी कोई नाम आ जाता है तो फिर वो टैक्सेबल होंगी। नाम से कि वो रिटेल में चली जाएंगी बेटे, रिटेलर के पास लेकिन चली। अगर उसपे अगर हमारा किसी किसी भी कंपनी का ब्रांड नहीं लिखा हुआ, सिंपल सिर्फ पैकिंग की हुई है। पैकिंग किया फिर वो एग्जाम्प्ट ही रहेंगी, फिर उन पे कोई मसला नहीं। एक सादे लिफाफे में अगर भर के बेच रहे हो, वो जाहिर बात है खाली हाथ वो तो नहीं ना लेके जाएगा, किसी लिफाफे में डाल के शॉपर में डाल के देगा ना। तो दो ठीक दो ही है। सूरतें होती हैं कि उस पर अगर ब्रांड की मोहर नहीं लगी हुई तो वो एग्जाम्प्ट है। सील उस पर कोई ऐसी चीज नहीं है। दालें ठीक। हों, बेसन हो, ये मतलब ये चीजें हों, ये सारी एग्जाम्प्ट हैं। कंज्यूमर गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स जितनी भी हैं वो जो खुली मार्केट में बिक रही हैं, वो कंज्यूमर गुड्स जो है, मोस्टली कंज्यूमर गुड्स वो एग्जाम्प्ट में ही आती है। एग्जाम्प्ट का मैं पढ़ाता हूँ आपको, ये भी शेड्यूल दिखा देता हूँ आपको, अभी श्योर हो जाता है। 1 मिनट है, ये हम चलते हैं कंट्रोल होम। एक सेकंड ये, अच्छा जी 6 शेड्यूल देख लेते हैं जी, भाईजान भी आ गया पास में, ये आप लो जी।
पल्सेस डालें हर तरह की, ये कोड है, ये सब एग्जाम्प्ट है। ये एग्जाम्प्ट का है 6 शेड्यूल। सुर्ख मिर्चें खुली जो हैं, ब्रांड नेम नहीं है। एक्सक्लूडिंग लफ्ज देख रहे हैं आप, सबको नजर आ रहा है एक्सक्लूडिंग? यस सर। एक्सक्लूड, जी एक्सक्लूड जी और जी इंक्लूड में नजर क्या आ रहा है फर्क है सर। मेरे भाई? जी जी आ रहा है। एक्सक्लूड होता है खारिज किया हुआ, इंक्लूड होता है शामिल किया हुआ। तो वो तमाम रेड चिलीज जो खारिज हैं ब्रांड नेम्स और ट्रेडमार्क से, यानी खुली सुरख मिर्च, जिंजर अदरक, टर्मेरिक लहसुन, राइस, वीट चावल, गंदम, मैसलिन, ये जो फ्लोर होता है क्या कहते हैं उसको, दलिया, ये एग्जाम्प्ट में सारी एक तफसील दर्ज है, इसको पढ़ सर लीजिएगा। इन एग्जाम्प्टेड आइटम में कपड़ा भी आता है जो स्टडी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए, बच्चों को सिखाने के लिए? एक सेकंड, ये देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। होली कुरान है, होली कुरान से मुतल्लिका जो भी आइटम पेजेस हैं, बुक्स हैं, न्यूज़ प्रिंट बुक्स हैं, इसके बाद सेलाइन इन्फ्यूजन, ये जो ड्रिप्स लगती हैं, उसके बाद इंपोर्टेड आर्टिकल्स, हाउस होल्ड गुड्स इंपोर्टेड और सप्लाइड अंडर ग्रांट्स इन एड। अगर तो कोई भी चीज़ जो एड्स के लिए या मदद के लिए कोई ग्रांट की गई है, बनाई गई है, तो वो तो एग्जेम्प्ट में आ रही है, ठीक है। लेकिन आपका जो कपड़ा कुपड़ा है ना, जी जी अगर बहुत ज्यादा कपड़ा है और रजिस्टर्ड पर्सन है और वो उसे कोई प्रिंट करके या बना के सेल कर रहा है, चाहे वो गरीब को दे या कोई डोनेशन करे, कुछ भी करे, लेकिन अगर वो दे रहा है किसी को, सेल कर रहा है, जी जी। पर्पज यही है, तो उस पर टैक्स तो एप्लीकेबल है। इसमें कहीं भी ये चीज नहीं लिखी हुई। ओके हाँ, सर ओके। ये व्हील जो व्हील चेयर्स हैं, व्हील चेयर्स भी एग्जाम्प्ट हैं, पेशेंट से रिलेटेड है, मेडिसिन है काफी सारी यहाँ पे जी जी लिखी हुई है। आप इसको स्टडी जरूर करें, 5th और 3rd और 6th शेड्यूल को पहले स्टडी करें। हम इस पे ही हमने पहले रिटर्न में काम करना है। जी ठीक स्टैंडर्ड होगा। रेट तो सबको पता ही है, 18% है पाकिस्तान में चीजों का। तो जी 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 स्टैंडर्ड रेट इतना मुश्किल नहीं है समझाना या पढ़ाना या उसकी एंट्री करनी, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकली 3rd शेड्यूल आइटम्स का होता है, क्योंकि इसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है वो 1 टाइम सेल टैक्स पे कर देता है। ये मेरा लेक्चर इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा, आप 2 बार सुनेंगे, समझ आ जाएगी। जो देखिए मेरी बात सुने, जो बना रहा है ना मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल 3rd शेड्यूल आइटम में आती है ना, या ऑटो रिक्शा, अब जो बना के बेच रहा है वो 1 टाइम उसका सेल टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दे। अब जो खरीद रहा है रिटेलर, या जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, वो जो सेल करेगा वो उसकी वैल्यू को बढ़ाएगा, वो उसका टैक्स फिक्स रखेगा, टैक्स में नहीं इजाफा होगा। टैक्स 1 टाइम पे हो चुका, कंटिन्यूसली टैक्स एडिशन नहीं होगी 3rd शेड्यूल आइटम में। ये बात ध्यान में रखें, वो जब एक एंट्री डालेंगे आपको समझ आ जाए। एग्जाम्प्ट तो है ही एग्जाम्प्ट ना, उसमें तो टैक्स का कोई तसव्वुर ही नहीं है। वो ऐसी है कि जिसको बिल्कुल ही मिनहा कर दिया, उर्दू में कहते हैं, या ये अरबी का लफ्ज है मिनहा करना, कि टैक्स है ही नहीं उस पर, लेकिन उसको शो कराना भी जरूरी है। और ये भी याद रखिए कि जो एग्जाम्प्ट गुड्स की सेल 100% कर रहा है, उसका इनपुट, सारा इनपुट, हाँ जी, ये 2 लफ्ज रह गए थे, ये लिखने थे कि आपको, ये जो नए बंदे हैं उनको समझ आ जाए कि इनपुट होता क्या है और आउटपुट क्या होता है। भाई सर इनपुट यहाँ हम पे कहते हैं, 1 मिनट, जो नए बंदे बेचारे जो बोल नहीं रहे उनकी बात कर रहा हूँ। इनपुट कहते हैं परचेज को, जो भी परचेज वैल्यू होगी वो आपका इनपुट होगा। और इनपुट टैक्स क्या होगा, सारी ये तहरीरें लिख रहा हूं। इनपुट टैक्स होगा सेल्स टैक्स ऑन परचेज, सेल्स टैक्स ऑन परचेज, कोई भी हो, रिड्यूस हो या 18% हो। अच्छा जी, इसके बाद आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा भाई सेल्स, एट वैल्यू। क्योंकि ये टर्म यूज की जाएंगी, ये एक मतलब एक टेक्निकल इसकी लॉ की जुबान है, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स क्या होगा? सेल्स सेल टैक्स टैक्स ऑन ऑन सेल, सेल्स। हाँ जी, ऑन सेल्स। तो ये सारी चीजें साथ साथ इंशाल्लाह आपको मैं बताता जाऊंगा जैसे जैसे आगे बात बढ़ती जाएगी, ताकि चीजें आपको क्लियर होती जाएं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला होपफुली आप मायूस नहीं होंगे, नए हों या पुराने हों, कुछ जानते हो थोड़ा
या कुछ ना जानते हो या बिल्कुल ना जानते हो, हर कैटेगरी को एक ही तरीके से इंशाल्लाह स्टडी करवाई जाएगी, ताकि जो नए आने वाले हैं वो भी पूरी तरह टेक्स्ट को समझ जाएं, और जो पहले से कुछ जानते थे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इज इट राइट? मेरी बातें आपको समझ आ रही? ज्यादा तेज तो नहीं मैं चल रहा? नहीं नहीं सर, बिल्कुल ठीक हाँ चल सर, रहे। ओके। जी भाई, आप मजा आ रहा है स्टडी का। आपकी अप्रूवल जरूरी है। मैं स्टार्ट जरा मेरा अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मुझे सिस्टम ने थोड़ा तंग किया, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब मैं एक दफ़ा चल पड़ता हूँ ना, वो जैसे गाड़ी होती है, पहले वो धचके लगाती है, फिर एकदम जब चलती है फिर रुकती नहीं। तो अब इंशाल्लाह आपके साथ जब मेरी एक वो बन जाएगी ना, कॉम्बिनेशन, जहनी कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं हमारा, सर तो वो फॉर्च्यूनर गाड़ी है सर, आप सर बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह बेहतरीन है। मेरे इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल मायूसी नहीं होगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि कोई भी बंदा जो प्रोफेशनल काम करना चाहता है, मार्केट में काम करना चाहता है, जो अपना ऑफिस बनाना चाहता है, या पहले से ऑफिस है इनकम टैक्स का कर रहा है और वो सेल टैक्स के काम को डरते हुए पकड़ नहीं रहा, मुझसे गलत ना हो जाए, वो खुल के काम करेगा इंशाल्लाह ताला जब ये एंड हो जाएगा इसका। ठीक है? अब मेरे जो पिछले बैच में बच्चे गए हैं, अल्लाह के फजल से यार, उन्होंने अपने यूजर आईडी पासवर्ड मुझे अपने ना अतमाद करके भेजे, मैंने उनकी रिटर्न चेक की, अप्रूव की, उन्होंने खुद हाथों से डाटे डाले, जो गलत की थे उनको सिखाए, बताए। अब वो सारे, अभी 2-3 महीनों की बात है जो खत्म हुआ था बैच, तो वो सारे माशाल्लाह मेरे साथ टच चल रहे हैं। तो वो टाइम निकालना पड़ता है, बस ये होता है घर आके फिर 1-2 घंटे अगर कोई बंदे के क्वेश्चन हो, वो लेट हो जाता है, तो मैं उसको शाम को आके जवाब दे दूंगा, या मैं उसको अगले दिन रिटर्न खोल के उसकी बता दूंगा भाई तुम्हें ये ठीक किया है या गलत किया है। तो ये घबराना नहीं है आपने। तो ये हमारा इंशाल्लाह साथ काफ़ी देर तक रहेगा और सर ये पायदार रहेगा। ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन क्लास होगी या फिजिकल भी है ये? ये ऑनलाइन ही सारी अभी होगी, जैसे आज चल रही है क्लास। आपको ऑनलाइन में ही मैं कोशिश करूंगा कि फिजिकल जैसा ही रियलाइज करवा दूं, कोई कमी रह ना जाए। ठीक है? क्योंकि हमने 3 चीज़ों को देखे, इकट्ठा लेके चलना है। सुन लें, एक तरफ एक्ट होगा, एक तरफ ये एक्सेल में काम हो रहा होगा, इंट्रियां डाल रहे हैं, कुछ चीज़ बता रहे हैं, कुछ चीज़ सिखा रहे हैं, उसके अलावा फिर एक्ट भी साथ होगा, और फिर उसके अलावा एक रिटर्न जो अपडेट रिटर्न है वो खुली होगी, जिसमें उस एंट्री को प्रैक्टिकली डाल के दिखाया जाएगा, ताकि आप कहीं से भी मार ना खाएं, ना एक्ट के हवाले से कंफ्यूजन ना रहे दिमाग में, ना रिटर्न में एंट्री डालने के हवाले से। ठीक है? देखें, कोई भी जो आज कहता है ना मैं बहुत बड़ा मैनेजर हूं टैक्स का, भाई उसका आगाज सेल टैक्स में एंट्रियां डालने से ही हुआ था रिटर्न में। आज जो कहता है ना जी मैं बड़ा जनाब, मैं जनाब बड़ा लीगल एडवाइजर हूँ, और यार लीगल एडवाइजर तो वो उसी वक्त बनेगा ना जब उसको पता होगा कि ये सेक्शन है क्या और ये इनकी एंट्रियां जाती कहाँ हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक इसकी आनी चाहिए, एक्ट और सेक्शन की समझ होनी चाहिए, सेल्स टैक्स रिटर्न की सारी एंट्रीज की समझ होनी चाहिए, फिर ही आप अगली स्टेज लिटिगेशन में जा सकते हैं। डायरेक्ट कोई भी बंदा दुनिया में, पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो, वो लिटिगेशन डायरेक्ट नहीं कर सकता जब तक कि वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो उसके सारे। इज इट राइट? मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस जी सर। सर। जी सर, बिल्कुल सर, समझ आ रही। कोई सवाल है तो करें, जितने भी करने हैं। अच्छा सर, मेरा 10-15 एक सवाल है सर। मैं ऐसे करते हैं, एक सेकंड ऐसे करते हैं कि हम पार्टिसिपेंट में जाते हैं, तो इसमें जो है ना वो एक, हाँ जी, मोहम्मद राशिद साहब बोलिए, तरतीब से चलते। अच्छा सर, मेरा जो है ये सेल टैक्स का जो है रिटर्न जो है कर रहा था, बट इसमें जो है 1 महीना का मेरा ड्राफ्ट के अंदर जो है डिक्लेरेशन के अंदर फंस गया। अब वो निकल नहीं रहा है, उससे ना डिलीट हो रहा है, ना वो जो है कोई सबमिट हो रहा है। क्या वजह है? ये जो मेरे ये है ना मेरा पर्सनल नंबर, इसमें ये मेरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, सेल नंबर भी और व्हाट्सएप नंबर भी है। मैं अभी आपको भेजूंगा ना ये शीट, इसमें ठहर जो भी दिखा देता हूँ, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है ना मैं यहीं पे मसला हल कर दूंगा कल सुबह ही, परसों सुबह जाके अपने ऑफिस में। मैंने वीडियो बनाया है सर, मैं आपको वीडियो उसकी शेयर करते हैं। तो मैं अभी बता रहा हूँ ना, अपना नंबर तुम्हें दे तो रहा हूँ यार, जरा 1 मिनट है, एक मिनट है, तो बल्कि जिसको भी नंबर की जरूरत है वो ये नंबर नोट कर ले, लिख ले, बाद में ना कहे जी नंबर नहीं दिया गया मुझे। अस्सलाम वालेकुम। ये नंबर है भाई 0300 सर 76985। हाँ जी, तौसीफ ए खैशकी साहब बोलिए। अच्छा सर, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि सर थर्ड्स के जो आइटम जो हैं सर, वो एक दफ़ा जब उसको सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएं तो उसके बाद जितनी भी वो आगे चला जाता जाएगा रिटेलर के पास, एंड यूजर के पास, तो आगे वैल्यू एडिशन नहीं होगी सर, ऐसा ही है सर? उसकी वैल्यू 10% बढ़ाते जाएंगे। बात सुन लें, सेल्स टैक्स उसका फिक्स ही रहेगा थर्ड शेड्यूल।
क्योंकि सेल टैक्स वन टाइम मैन्युफैक्चरर ने उसके बिहाफ पे कर दिया सारा गवर्नमेंट को एफटीआर। अच्छा, अब आपके कहने का मतलब ये सर कि वो अपनी इनकम को बढ़ाता जाएगा लेकिन सेल्स टैक्स नहीं चार्ज करेगा, वो वही वाला होगा। सेल टैक्स फिक्स रहेगा। मिसाल दे रहा हूँ, अभी यहाँ पे ये देखो, एक चीज है 1000 रुपए की चीज थी और उस पे 180 रुपए टैक्स था जो उस बंदे ने पे कर दी। अब आप आगे सेल कर रहे हैं किसी को, आपने ये चीज होलसेल उससे मैन्युफैक्चरर से खरीदी और आप एक होलसेलर, आप उस चीज को 1200 की बेचेंगे, सेल टैक्स 180 ही रहेगा। जी सर। सेल टैक्स 180 ही रहेगा। उसके बाद एक थर्ड पार्टी आती है, वो आगे आपसे लेकर फिर आगे सेल करती है किसी एंड कंज्यूमर को, वो 1400 रुपया लेगी और सेल टैक्स उसका भी 180 ही वो अपनी रिटर्न में दिखाएगी। सर दिस इज एन अर्ली टू आस्क, लेकिन मैं एक चीज पूछूं सर, अगर हम इसको फिर एनएक्सीसी में रिपोर्ट करेंगे तो ये रेट फिर गलत नहीं होगा सर? अगर फॉर एग्जांपल ये 18% है, बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप जो एक्चुअली बंदा है, एक तो थर्ड शेड्यूल वालों पे 8P अप्लाई नहीं होती, 10% वो नहीं पे करते, ये ज़हन में रहे। अच्छा सर, ठीक है। जब आप रिटर्न को मैं आपको दिखाऊंगा आपको सारी समझ आ जाएगी। एक तो 10% वो पे नहीं करेंगे, दूसरा उनका सेल टैक्स चूंकि पहले ही पे हो चुका होता है तो उनकी ना कोई पेमेंट होती है ना कुछ होता है, उन्होंने रिटर्न पे अपनी डाटा सिर्फ डिक्लेयर करना होता है कि ये मेरी परचेज है और ये मैंने सेल की। जी ठीक है सर, ओके। और ये शर्त ये है कि उनकी जो परचेज है वो थर्ड शेड्यूल वाली हो, जो रेगुलर वाला ना बीच में एक इनवाइस आ जाए। इसका भी सर ऑडिट हो सकता है कि मतलब इसको प्रूफ करना? बिल्कुल हो सकता है। आप वो कहेगा भाई थर्ड शेड्यूल आइटम अगर आपने परचेज किया, परचेज इनवाइसेस लाओ और उनका स्टेटस देखा जाएगा, तसल्ली की जाएगी, चेन पूरी चेक की जाएगी कि वो वाकई मैन्युफैक्चरर जिससे आपने परचेज की वो थर्ड शेड्यूल आइटम को सेल करने का अहल है या नहीं। ठीक है, ठीक हो गया सर। इन चीजों की केयर करनी पड़ती है, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया सर। गोल्डन कंप्यूटर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे थर्ड शेड्यूल आइटम्स के हिसाब से जो जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने 180 रुपये उसने ऑलरेडी पे कर दिया, तो वो जो थर्ड शेड्यूल आइटम्स होते हैं वो तो ऑलरेडी जो उसने पे किया होता है वो उसकी रिटेल प्राइस पे किया हुआ होता है, जबकि वो हमें जो वो परचेजिंग में हमें जो वो मिल रहा होता है वो हमें होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेट होता है उस पे पे हो रहा होता है। तो उसके ऊपर अगर हम उससे एक्सेस जाएंगे, बढ़ाकर प्राइस देंगे, तो सर फिर तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। थर्ड शेड्यूल आइटम में आपने कोई रिटर्न बना के फाइल की आज तक? पहले मुझे ये सवाल। सर रिटर्न फाइल नहीं की, लेकिन एक सेकंड जी मैं आपको समझाता हूँ। जो मैन्युफैक्चरर है ना, मैन्युफैक्चरर वो होलसेलर को दे रहा है आइटम, उसने उसका सेल टैक्स पे कर दिया अपनी उस आइटम का जो वो सेल कर रहा है पूरा, उसने उसकी रिटेल होलसेलर ने मुनाफा कमाना है वैल्यू पे। रिटर्न में ऑप्शन थर्ड शेड्यूल वालों के लिए मौजूद है, उनका टैक्स फिक्स रहेगा और आगे वैल्यू बढ़ा दो अपनी। ठीक है। रिटर्न के नेक्स्ट जो इनवाइस मैनेजमेंट है उसमें ये ऑप्शन मौजूद है। ये तो उस सूरत में अगर ऑप्शन मौजूद ना हो कि उसको लाजमी जी अगर वो 1200 है तो उस पर 18% टैक्स कैलकुलेट होगा, ऐसे नहीं होगा उसका। नहीं 1200 नहीं कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि फर्ज कर लें थर्ड शेड्यूल आइटम है, उसने तो उसके एंड रिटेल प्राइस पे दे दिया ना, उसके दरमियान वो मार्जिन रखता है जब वो हमें चीज देता है। तुम मुझे ना इसकी एक ना कागज पे ना लिख कर थोड़ा सा कल को आइडिया देना, फिर मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना है। ठीक है, हाँ कोई मसला नहीं है। मैंने नंबर ये दे दिया, इस पे व्हाट्सएप पे आप दोगे तो उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा, कोई मसला ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि एक कंपनी अगर पीआरए में रजिस्टर्ड है सपोज करें, और वो इस्लामाबाद से या फेडरल से परचेजिंग कर रही है, तो जो परचेजिंग का जो अनेक्चर है उसका वो भी उसमें पीआरए में शो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, अगर सिंगल रिटर्न में काम कर रहा है। अब इसकी मैं ये आपको दिखाता हूँ रिटर्न, अभी देखें एक सेकंड, ये आपको जनाब ये प्रैक्टिकली चीज चेक करवाते हैं। हम आ जाते हैं फिर रिटर्न में जब आप परचेज में आते हैं, इसको मैं अनसबमिट कर लूँ, सॉरी एक सेकंड हम इसको मैं बंद करूँ, दोबारा ड्राफ्ट खोल रहा हूँ, गौर रखना भाई, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल। जी सर। जो बंदा भी पीआरए हो, एसआरबी सिंध में हो, बलोचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, जब वो नेक्स्चर ए करता है तो इसमें दो ऑप्शन आती हैं, एक क्लेम इनवाइसेस हैं जो रेगुलर इनवाइसेस हैं स्टैंडर्ड रेट वाली, और एक लोड प्रोविंशियल इनवाइसेस आती है। क्या आती हैं? लोड प्रोविंशियल इनवाइसेस।
फिलहाल शायद यहाँ पे कोई इनवाइस डाटे में ना हो, क्योंकि अभी इसमें एक्सपोर्ट नहीं हो रही इस इदारे में, तो इसलिए यहाँ पे सर्च करने से वो तमाम इनवाइसेस जो प्रोविंशियल की होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। ये आ गई कुछ, ये देखिए SGS, नेआटेल, IGI, ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली ये आ गई। ये SGS जो टेस्टिंग की, IGI जो ठीक हो हमारी गया। इंश्योरेंस की, ये नेआटेल आपको पता ही है, और जी सर। ये इनवाइसेस ऑटोमेटिक जो इनमें से आपको एलिजिबल हैं, जिन पे आपको मतलब वो आपको कहा गया है कि ये जी आप क्लेम कर सकते हैं, ये सेक्शन 8 में फॉल नहीं करती, ये सर्विसेज आपकी एलिजिबल हैं, तो उनको आप टिक लगा के यहाँ पे ये साइट पे क्लेम कर लें। क्लेम का बटन ऊपर दिया हुआ है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये प्रोविंशियल की इनवाइसेस यहाँ से ही आती हैं। ये जो 6 है ना, ये पढ़ने या गौर से तो समझ आ जाती है। ठीक है, इस तरह यहाँ नेक्स्ट सी में है, तो नेक्स्ट सी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है फिलहाल। अन सबमिट कर रहा हूँ। इसमें आपको सिर्फ सेल टैक्स लोड सेल्स करने हैं, डेबिट नोट, या आप विद सेल टैक्स विद हेल्ड जो है ना वो उसको करें। वो खैर एंड वाला लेक्चर है सेल टैक्स विद हेल्ड के, वो सीनियर जो बच्चे हैं जो बहुत लेवल पे काम कर रहे हैं, ये उनके लिए सेल टैक्स विद हेल्ड का होगा, पढ़ाया जाएगा। ये एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। मैं लिख देता हूँ इसमें जो हमारा ये वाला है ना, इसमें लिखा था शीट नंबर 2 पे, एक सेकेंड। सर इसमें क्लेम से क्या मुराद है? क्लेम भाई हर इनवाइस जो आप लेते हैं वो क्लेम ही होता है ना, रिफंड क्लेम ही खाली होता है। जो इनवाइस आप परचेज में आप एक ले रहे हैं इनवाइस, आपको किसी ने इनवाइस दी, आपने उसको से रिटर्न में ले लिया, तो इसका मतलब ये आपने क्लेम कर ली। ठीक हो गया। इसमें एक चीज जो मैंने अभी बताई वो क्या था, सेल्स टैक्स विद हेल्ड, इसको अलग से पढ़ाया जाएगा। ये 11th शेड्यूल है, इसको भी आप जरा देख लीजिएगा। सेल्स टैक्स विद होल्ड करना, किन पे करना है, कैसे करना है, एंट्री कैसे रिटर्न में डालनी है, ये है हमारा SCHGDULE स्केड्यूल 11। ये उसके मुताबिक ये पढ़ाया जाएगा और रिटर्न में इसकी एंट्री दिखाई जाएगी। ठीक हो गया, समझ आ गई बात? यस सर। जी, फर्दर एनीबॉडी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी पूछिए। तो सर मेरा एक क्लाइंट है, वो है जनरल ऑर्डर सप्लायर। जी जी। सर फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख की कोई चीज़ जो है परचेज की है, हाँ जी स्टेशनरी लगा लें, ठीक है। 18,000 रुपये उस पर प्लस हो गया टैक्स, GST। अच्छा सर, वो मुझे कहता है कि जी ये हमने सेल की 1,18,000 की, और ये जब वो हमें इनवाइसेस देता है डेटा पुट करने के लिए तो वो 1,18,000 की ही दे देता है, ठीक है। उसमें वो प्रॉफिट रेशो जो है वो नहीं कहीं पे भी नजर आती। मतलब इसकी बैलेंस शीट नहीं बनाने की जरूरत होती कि ये हमारी सेल है, ये परचेज है और ये हमारा प्रॉफिट है। ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। मैं आपको एक बात अच्छी बताता हूँ। ये जी सवाल जी। आ गया, मैं यही बता रहा हूँ आपको कि चूंकि ये जो थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं, पहले तो इसमें ये देखना है कि वो आइटम जनरल ऑर्डर सप्लायर वाली थर्ड शेड्यूल में फॉल करती हैं या नहीं करती। पहला क्वेश्चन, अगर तो वो थर्ड शेड्यूल में फॉल नहीं करती तो उसकी प्रैक्टिस गलत। 10% कम से कम वैल्यू एडिशन हो, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जी ठीक है। कम से कम 10% वैल्यू एडिशन हो। 100 की चीज आपको 110 की बेचो, उस पर 18% चार्ज करें, फिर आपका वो 10% प्रॉफिट वैल्यू एडिशन से आप बचते हैं ऑडिट में। क्या बताया? 10%, यहाँ पे लिख रहा हूँ, मिनिमम 10%। मिनिमम 10% जो है वैल्यू एडिशन आपकी होनी चाहिए। वैल्यू एडिशन फर्दर जो अभी कर रहे हैं, अगर वो थर्ड शेड्यूल में फॉल नहीं, तो 10% वैल्यू एडिशन के साथ, यानी एक 100 की चीज है, ले रहा है वो, खुद खरीद रहा है, 18 रुपये उस पर टैक्स है, वो आपको बेचेगा 110 पे कम से कम, और 110 पे बेच के वो इसका टैक्स जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो बनेगा 19 रुपये 80 पैसे, यानी 1 रुपये 80 पैसे वो जो है ना वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट। और 110 में उसको ये फायदा होगा कि उसकी अपनी बुक्स बनानी आसान हो जाएंगी कि दुकान चला रहा है या यार देखो,
जब तक वो कमाएगा नहीं तो वो किराए बिल कैसे देगा, मजदूरियां कैसे पे करेगा? गवर्नमेंट ये सवाल करती है ना FBR के भाई जी अगर सर तूने बिल्कुल ऐसे ही है। तेरी सेम मेरी है ना उसके साथ फर्स्ट रिटर्न है सर, तो कि मैं मैंने यही उसको बता रहा हूँ यही बात की थी। कि अगर तेरी सेल परचेज सेल है सेम है तो तू हमें ये बता दे मेरे भाई, तू कैसे ये अपना कारोबार चला रहा है? तू तो घाटे में है, तेरा तो कुछ बच ही नहीं रहा, तेरे पास कुछ पॉसिबल नहीं है। थर्ड शेड्यूल में मैं ये बता रहा हूँ ना, उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है, टैक्स फिक्स रहता है, तो वो जो वैल्यू ऐड करता है ना 10% अपनी, वो भी 10% से कम 10% वैल्यू ऐड करता है। जो परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से थर्ड शेड्यूल आइटम, कोई भी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, और वो फर्दर आगे सेल करता है, वो उससे आगे वो एंड कंज्यूमर पर जाके वो खत्म होती है चीज, टैक्स फिक्स रहता है, वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ये आपको ये मेरे जी ख्याल सर। क्लियर गई होगी चीज। जी सर। अच्छा, इसमें इसमें एक चीज है मैंने बनाई, जरा वो भी सारे स्टडी कर लीजिएगा, शीट 1 पे आपके नॉलेज के लिए है। एक तो मैंने ये परचेज रजिस्टर बता दिया है कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या कॉलम जरूरी हैं, सेल रजिस्टर में क्या क्या कॉलम जरूरी हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने जो शेड्यूल डिस्कस करने हैं उनके आगे उनका बता दिया कौन कौन सी कैटेगरीज के हैं। थर्ड शेड्यूल इनएडमिजिबल का है, फिफ्थ जीरो रेट का है, सिक्स एग्जेम्प्ट का है, और एट्थ रिड्यूस का है। इसके अलावा हमने इसमें कुछ रेगुलर रेट बताया 18% है। फिर हमने इसमें एक परचेज इनवाइस बनाई है कि ये इनवाइस ऐसे होती है, सेल इनवाइस, सॉरी सेल इनवाइस बनाई है ऐसे होती है। ये भी शीट आपको जब मैंने शेयर करनी है आज इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये पहला पेज भी आपने जरा देख लें, ठीक है। इसमें एक बड़े बड़े दिलचस्प सवाल आने हैं, बड़ी बड़ी दिलचस्प चीजें आनी है कि एक बंदा एग्जेम्प्ट सेल भी कर रहा है और रेगुलर सेल भी कर रहा है 18% वाली, ठीक है। तो वो जनाब कितने परसेंट उसका इनपुट टैक्स एडजस्ट होगा, कितने परसेंट नहीं होगा, वो भी सारी चीजें आनी है। बहुत इसमें डिटेल है, चीजें हैं, कुछ मैंने यहाँ लिखी भी है। सेक्शन 8B को बताया क्या है, 90% एडजस्टमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स की कैसे होगी, उसका फार्मूला सारा लिख के यहाँ बताया हुआ है। इसको पढ़ना जरूर, 1 को। 2 तो आज ही हमने सारा ये बनाया है। क्लियर हो गई सारी चीज जनाब? जी सर, यहाँ तक क्लियर Yes, है। sir. सर तीक एडवोकेट फ्रॉम जेलम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है जी जी वो तो बेसिकली सर्विसेज दे रहा है, उसका तो सिर्फ लाइबिलिटी पीआरए में है या फिर वो सेल जी टैक्स में बिल्कुल भी? 100% ओके। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो FBR ने रिटर्न बनाई है उसमें उसने चारों सूबों की रिटर्नें भी एक जगह पे इकट्ठी कर दी हैं। वो कहता है कि अगर कोई सेल टैक्स में FBR में रजिस्टर्ड बंदा है तो उसे अलग से रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं, वो इसी में PRA की भी फाइल कर सकता है एंट्री, वो इसी में SRB की भी, वो इसी में KPA की भी, और वो इसी में बलोचिस्तान की BRB। लेकिन अलग से वो सर्विसेज देने वाला बंदा अगर सूबे में रजिस्टर्ड है उसे फिर FBR के पास रजिस्टर्ड होने की भी जरूरत नहीं, एक जगह पे होना। इसमें सर इशू ये है कि जब पेपरा की रजिस्ट्रेशन होती है तो वो सेल टैक्स नंबर चाहिए होता है, तो वो दोनों तरफ बंदे को रजिस्टर पीआरए में भी होना पड़ता है और जो है ना भाई सेल मैंने टैक्स अभी के लिए। अभी आपको आपको मैं ये दिखाता हूँ, आप गौर कीजिए, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। हम चलते हैं, एक सेकंड। जी जी वालेकुम सलाम। पहले मैं इस भाई का सवाल का जवाब दे लूँ जरा, 1 मिनट। इसी से रिलेटेड थी, इसी से रिलेटेड। 1 सेकंड रुक जाओ, डैशबोर्ड पे आ जाए। ये इनवाइस मैनेजमेंट है, गौर करना। ठीक है। मैं कहता हूँ मैंने इनवाइस डालनी, ये देखें नीचे मैंने पहले क्या बताया, FBR, PRA, KPRA, BRA, SR। ठीक है। अब अगर आप FBR में रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपको सूबे में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं, आप सूबे की एंट्री यही कर सकते हैं। ठीक है। अब PRA को क्लिक करेंगे, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को उसकी इनवाइस का डाटा जाएगा, उसका स्टाइल आएगा। सर एक SRB की करके दिखाएं सर। इसमें सर मैं कह रहा था अगर हमारी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पीआरए में हो फिर भी हम यहाँ से कर सकते हैं उसको, हम बेशक उसका गोशवारा ना करें, कोई परेशानी नहीं है मंथली। नहीं नहीं, फिर PRA की करने की जरूरत नहीं रहेगी। PRA वाले नोटिस करेंगे, आप उसको अपनी रिटर्न FBR की निकालेंगे, उनको सबमिट कर देंगे, भाई मैं 1 सिंगल रिटर्न में हूँ और ये मैंने एंट्रियां सारी डाली हुई ऑलरेडी FBR को, तो मैं डबल रिटर्न थोड़ी दूंगा। FBR ने और ऑटोमेटिकली आपके PRA की जो एंट्रियां आप इसमें डालते हैं वो उनको चली जाएंगी। जी जी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। सर इसमें ना मैं थोड़ा सा बता दूं, इसमें PRA या जो है ना प्रोफेशनल रिटर्न,
उसमें कुछ सेक्टर जो है वो आए हैं नॉन रिटर्न पे। इसमें टेलीकम्युनिकेशन है, माइक्रो फाइनेंस और बैंक है, इसके दो तीन सेक्टर है। बाकी सारे अभी अपने से रिटर्न अलग से ही फाइल करते हैं, पीआरए की अलग हो रही है, सर्टी मैंने की अलग हो। मैंने 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 अलग से पहले से बताया, जो बंदा हाँ पीआरए एसआरबी में ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है, उसे एफपीआर में जाके पंगा लेने की जरूरत नहीं। वो अपनी सर्विसेज की नहीं रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है अपने मुतलका नहीं प्रोविंस नहीं में। नहीं सर, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी ना। कुछ लेकिन सेक्टर्स हैं जिनको वन रिटर्न अलाउ की गई है, बाकी सारे अलग अलग हैं अभी तक। एक एक सेकंड में अभी आपको एक चीज दिखा जी जी। मैं आपको अभी एक चीज दिखाता हूँ। तो जैसे सर कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, ये अभी अलग ही रिटर्न फाइल कर रहा है, पीआरए की अलग कर रहा है, एसआरपी की अलग कर रहा है। होगा कुछ में, मुझे अभी इस चीज का ज्यादा, मुझे इसका इल्म इसलिए नहीं है कि मेरा अभी इनसे पीआरए की रिटर्नों से और या एसआरबी की रिटर्न से इस हद तक है कि मैंने टैक्स पे करना होता है सिर्फ पीआरए या एसआरबी में सर्विसेज का। तो मैं ठीक है ठीक है। उस हद तक लेता हूँ। जो बाकी बस आप ये लोग, चीज। हाँ, हाँ, ऑब्वियसली मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। ऑब्वियसली जो जी सर। बंदा एक शोबे में काम और पहले से कर रहा है अपनी रिटर्न में, उसको इसका चीज हाँ का अच्छी हाँ, तरह हाँ, पता है कि मेरी बिल्कुल रिटर्न बिल्कुल एक ऐसा जगह पे होता जानी है या दो जगह पे जानी है। एक सेकंड। है। हाँ इसी जी। तरह इसी तरह ही जो बंदा अपनी कोई भी प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, उसको अच्छी तरह पता होता है मेरी इस आइटम का एचएस कोड क्या होगा। मैंने इस सेल को जब डालना है तो उसका एचएस कोड मैंने क्या डालना है। ठीक है। ये ठीक है। ऑब्वियसली हर शोबे का हर बंदा अपने अपने काम को बेहतर तरीके से समझता है जो कर रहा है। मैंने आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया कि जो बंदा पीआरए में सॉरी एफबीआर में अगर रजिस्टर्ड है और वो साथ सर्विसेज भी दे रहा है, तो उसके लिए सर्विसेज की भी वहां पे ऑप्शन मौजूद है, वो वहां पे ले सकता है। सारी ठीक है अच्छा सर्विसेज सर, नहीं होंगी, जी लेकिन सर, 90% से ऊपर सर्विसेज होंगी जिनको वो वहां पे डिक्लेयर कर सकता है। जी अच्छा सर, इसमें मेरा भी क्वेश्चन साथ चल रहा था, ब्रदर ने भी, चले भाई ने भी साथ कोई तशरीह कर दी। इसमें मैं बेसिकली ये कह रहा था, जो कॉन्ट्रैक्टर है, मेरा क्लाइंट है, वो बेसिकली उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है फर्नीचर गवर्नमेंट को देने का। तो जब उसने फर्नीचर बाय किया है तो उन्होंने उससे वो टैक्स डिडक्ट कर लिया 18%। तो अब वो एंड यूजर तो है नहीं, उसने फर्दर सेल तो नहीं करना। तो हम सेल की टैक्स उसकी नील की करेंगे या फिर वो, इसमें फिर हमें क्लेम करना पड़ेगा या क्या? इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। भैया मुझे ये बताएं कि आपने फर्नीचर अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल किया है? नहीं, हमने फर्नीचर सिर्फ बाय किया है, आगे सेल आप तो ये, हमने बेसिकली, मैं हमने तो बताता हूँ, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लिया अगर था मेरी गवर्नमेंट का सुन ले बात, फर्नीचर। मेरी सुन ले बात, अगर आपने फर्नीचर ऐसे बंदे से बाई किया है जो विद होल्डिंग एजेंट नहीं, ठीक है। तो भाई आपका वो जीरो आए वैल्यू। ठीक है, लेकिन चाहे हमने जिससे सेल्स बाय टैक्स की किया वैल्यू उसने तो जीरो हमारा आएगी। पहले ही काट काट डिडक्ट कर लिया। मेरी बात सुन ले, परचेज आप वैल्यू शो कराएंगे। ऑब्वियसली अगर परचेज वैल्यू शो नहीं कराएंगे तो सेल कैसे कर सकते हैं? ठीक है। ठीक है। मैंने उस पर नहीं, बताया हम कि जी जी बोले बोले। इसमें सर हम सेल तो नहीं फर्दर कर रहे हैं ना, हम तो बेसिकली एंड यूजर हैं बेसिकली इसमें ना। अच्छा 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 क्योंकि अच्छा, बात कर यार, पहले एंड क्योंकि यूजर हो तो एंड यूजर रजिस्टर्ड हो सेल टैक्स में? मैं आपसे ये पूछ रहा हम तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्टर हूँ। बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर, जब मैं यही हम पूछ आगे रहा हूँ कि फर्दर, हमारी आगे रिटेल ओ भाई एक रिटेल बात की या तो सुन फर्दर, लो, जी बात तो सुन लो, कॉन्ट्रैक्टर हो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, ये बताओ। जी, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं सर, एज अ कॉन्ट्रैक्टर। सवाल सुन लो, तुमने किससे परचेज किया फर्नीचर? जी सर, किया। उस फर्नीचर को सिर्फ वैल्यू शो करवा दो भाई, तुमने सेल नहीं करना ना करो। मैं समझ गया हूँ, तुमने अपने दफ्तर के लिए कोई चीज के लिए फर्नीचर परचेज किया और उसको आपका फिक्स्ड एसेट है, उसको एसेट में वैल्यू शो करा दो। उसमें उसमें ये है कि मैंने जो फर्नीचर परचेज किया वो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था। मैं, मुझे मिला है 23 लाख का, और मैंने फर्नीचर आगे 12 लाख का बाय किया है। अब वो 12 लाख का मैंने वो डीसी ऑफिस को देना है, कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा है। और जब मैंने फर्नीचर 12 लाख का उससे बाय किया, उसने 12 लाख के ऊपर मेरा 18% टैक्स डिडक्ट कर लिया है। उसने क्यों डिडक्ट कर लिया? वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है? पहले मुझे सिर्फ ये बता दो। वो कहता है कि मैं विदाउट टैक्स डिडक्ट करके दे ही नहीं सकता आपको।
तो भाई उससे उससे सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो, वो जो 18% टैक्स उसने काटा है आपसे, उसका कोई सबूत ले लो कि पे कहाँ किया भाई, मुझे उसकी वो पेमेंट वो दे दे। वो उसका जो मैंने चेक किया मेरे लिंक में आ गया है, उसने मेरे एनटीएन पे शायद किया है, तो इसी वजह से मुझे शो हो रहा है कि मेरा 18% उसने जमा करवाया है। 18% इनकम टैक्स जमा करवाया होगा मेरे भाई, अनरजिस्टर्ड हो आप, 9 का 18 कर दिया, रेट डबल। सर मैं कुछ ऐड करूं? आप जो है ना गलत तशरीह कर रहे हो, आप सेल टैक्स की बात नहीं हो रही, ये इनकम टैक्स आपका काटा उसने 18%। मुझे इसकी सीपीआर जो है ना सिस्टम में भेजो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं चलो वजाहत मैं कर दूंगा। और ये दूसरा बेहतर सर है। सेल टैक्स तो उसने ऐड करना था, जिसने ऐड परचेज करना था, मैं पैसे यही कह रहा हूँ, सर उसने ऐड डिडक्ट करके थोड़ी करना था। जी जी कि उसने ऐड करना था, इसको जमा कराना था। ये एक्चुअली उसका इनकम टैक्स जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये 9 की बजाय वो 18 डबल हो हाँ, गया है। विद वो होल्डिंग कटा कर ली उसने ने। 153 1A का जो टैक्स है शायद वो कटा है ये देखिए जी जरा जी को। जी सर मैं ऐड करूं तो हेलो? जी 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 सुन रहा हूँ। सर वो बात ये कर रहे हैं कि उनका जो इनपुट है ना वो परचेजेस पे आ रहा है, प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं तो इनकी बात को, क्वेश्चन मैं क्वेश्चन सर कॉन्ट्रैक्टर, ये एक है कि सेकंड, आवाज साफ नहीं आ हाँ रही यार, आवाज साफ नहीं आ रही। नदीम अख्तर साहब है? जी जी सर जी। नदीम अख्तर साहब, आप जरा माइक अपना ठीक करें, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, मेरी आवाज आप लोग को, सब लोगों को साफ। सर अब आ रही है? जी आप आपने आ रही, बताएं। एयरबड्स उतार देना, आपने एयरबड्स लगाए होंगे मेरा ख्याल। मैं सिर्फ क्वेश्चन को उनको क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इनपुट यानी मेरी परचेजेस है उनमें से मैं इनपुट क्लेम नहीं कर पा रहा। ठीक है, इनकी परचेजेस आ रही है एफबीआर में, और ये आगे सर्विस दे रही है वो जा रही है पीआरए में। ये जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है इसमें हर तरह का ये प्रॉब्लम है कि जब होगी ना सिंगल रिटर्न, तब ये मेरे ख्याल में मसला हल होता है। मेरी उन भाई साहब से रिक्वेस्ट है कि वो ना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी उनका टैक्स कटा उसकी वो तस्वीर या पिक्चर भेजें, ताकि मैं उसको समझूं कि क्या हुआ उनके साथ। ठीक है, जी तो सर आप बेहतर हो चीजें गया सर। प्रैक्टिकली जो है ना देखने से समझ आती है कि क्या आप सवाल क्या है और उनका मसला क्या है। ओके, ठीक है सर, इसमें सर कोई मंडे को करें ना, कल तो जाहिर है छुट्टी है, क्या कहते हैं सर? कोई या मसला नहीं, जब आज? मर्जी आप जब मर्जी कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं, मंडे को कर लीजिएगा। कल तो मैं घर में ही हूँ, कल तो सेकंड टाइम ही आपका लेक्चर ही होना है इंशाल्लाह दूसरा। ठीक है। और इसमें सर दूसरा ये था कि ये जो आप लेक्चर ऐसे टाइम करें है ना, आप इसकी वर्किंग जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे तो सेंड करें कि उसने आपका काटा क्या है, ये 18% कौन सा टैक्स काटा है, मुझे समझ तो आए चीज। ठीक है। मैं समझ गया हूँ, आप कॉन्ट्रैक्टर है, पहला सवाल जी ये है, सर। और जी आप सर। सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, हम सेल टैक्स में सर रजिस्टर्ड हैं। आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और कोई माल किसी से खरीद के आगे किसी को बेचा। नहीं, हमने फर्दर सेल नहीं किया, हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया माल जो फर्नीचर डीसी ऑफिस को देने का। ये अच्छा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ने ठीक है हमें ठीक है, वो इसको गवर्नमेंट ने हम, हमें 23 लाख में दिया कि आपने 23 लाख में ये हमारा फर्नीचर है, डिमांड दी अपनी, और हमने उससे वो ले लिया। आपने कहीं और सेल्स जब टैक्स, एक मिनट बात सुने, आपने जिस बंदे को ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर आपने जी वो परचेज की, जो आपने परचेज की वो आपने सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन से नहीं की, यही है ना चीज पहली तो। नहीं, जब हमने बाय किया वो तो सेल टैक्स पर्सन से ही बाय किया है, इसी वजह से तो वो उसने काटा है कि मैं जो यार है ना तुम वो कोई बात तो क्लियर करो ना, यानी जो तुमने सेल टैक्स पर्सन से, रजिस्टर्ड पर्सन से बाई किया, खरीदा है, वो आपकी परचेज में डिक्लेयर है रिटर्न में, ठीक है, जी ठीक है। रिटर्न में आपकी डिक्लेयर हो गया, नेक्स्चर ए में आ गया। अब आपने नेक्स्चर सी में उसकी सेल डालनी थी, डाली या नहीं डाली? सेल नहीं हमने डाली, क्योंकि हमने तो फर्दर सेल, ये सेल में आएगा, क्योंकि हमने तो आगे सेल तो नहीं करना, तो हमने किधर तो जाना फिर ये फर्नीचर? सेल में ही आएगा सर। यार ये तुम जनरल कैसे ऑर्डर अजीब सप्लायर बात है। कर रहे हो मेरे भाई, तुम सेल टैक्स इन्होंने फर्नीचर सप्लाई गया करना है। किधर फिर? तो बोलो लाजमी सेल करना है। रजिस्टर्ड पर्सन से एक परचेज कर रहे हो तुम, अनरजिस्टर्ड को भी सेल करोगे, किसी को भी सेल करोगे, उसकी नेक्स्टर सी में सेल तो डिक्लेयर करोगे ना, ठीक है। फिर ही तुम्हारी अच्छा रिटर्न की एडजस्टमेंट होगी। नहीं सर, ये सेल में नहीं जाएगा ना, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है। ये एफबीआर का जो सेक्शन है 153(1)(c), इसमें विद होल्डिंग होती है।
ये उसमें तो लाएगा। यार ये तो वो तो इनकम टैक्स का मैटर है, वो तो मैं पहले उसको बता चुका हूँ। 153(1)(a है, उसमें तो इनकम नहीं टैक्स की नहीं मैं वन बता गया हूँ। नहीं नहीं वही वहां पे ही मैं वहां पे इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ। वो 1A नहीं है, 1C है। 1C तो सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है। हाँ हाँ, हाँ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज। यही है। नहीं नहीं ठीक है, सर, तो कॉन्ट्रेक्चुअल वन सी सर्विसेज हो गया। कॉन्ट्रैक्ट है। 1C में जाता है। कॉन्ट्रेक्चुअल, लेकिन वो इस हाँ वक्त इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा मेरे भाई। वो ये कह रहा है कि मैंने, नहीं नहीं अब और से सुनो, कि मेरा सेल टैक्स में मैं रजिस्टर्ड हूँ। मैंने एक जी रजिस्टर्ड पर्सन से 23 लाख का माल जो है ना लिया, बाई किया, खरीदा। वो मेरे एनेक्चर ए में डिक्लेयर हो रहा है सेल टैक्स रिटर्न के। हाँ अब जी जाहिर बात है, जब वो सेल टैक्स के नेक्स्ट ए में डिक्लेयर हो रहा है, तो वो सी में भी तो सेल जब करेगा किसी को, बेशक वो कॉन्ट्रैक्टर है, सेल टैक्स रजिस्टर्ड है, वो आगे डीसी ऑफिस में या किसी को भी सेल करेगा तो उसकी सेल डालेगा या नहीं डालेगा सेल्स टैक्स रिटर्न में? नहीं डालेगा ना। वो इसलिए नहीं डालेगा कि वो दे रहा है सर्विसेज। ठीक है। सर यही उसका ये जैसे गुड्स हैं सर, जैसे सर्विसेज नहीं है। ये नहीं नहीं फर्नीचर मेरी दे रहे बात हैं ना। सुन। नहीं, मैं आपको उसको 153 से लिंक करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 153 में जैसे 153(1)(a में गुड्स आ गया, बी में सर्विसेज आ गया और सी में आ गया कॉन्ट्रैक्ट। तो ये फर्नीचर लेके इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ कि हम आपको इतने का प्रोवाइड करेंगे, इंस्टॉल करके देंगे। इन्होंने परचेज कर लिया, वो नेक्सट ए में आ गया। सेल इनकी नेक्सट सी में नहीं जा रही, इनकी सेल जा रही है पीआरए में। पीआरए में जाके ये सेल्स शो कर रहे हैं, पीआरए की ठीक, रिटर्न। ठीक हो गया। हाँ, अब इनका क्वेश्चन ये है कि इनको इन अदर क्लियर वर्ड्स, नहीं कर पा रहे। जी जी यार ये भाई आप ऐसे करना है यार, मैं तुम्हें फिर यही कह रहा हूँ कि ये मामला उस वक्त तक सीधा नहीं है जितना तुम क्या बता रहे हो। इसको तुम मुझे भेजो, अपना यूजर आईडी पासवर्ड देना परसों। इसको रिटर्न ठीक है देखा जाएगा कि किया क्या है, हुआ क्या है और करना क्या था। ठीक है। ठीक है। अभी अभी तक मैं ये इसको बात मैंने बिल्कुल समझ इस गया हूँ कि पीआरए में सर्विसेज से रिलेटेड है, उसमें गुड्स जो है वो डिक्लेयर नहीं होती। ठीक है। ठीक है इसने ठीक है पीआरए की सर्विसेज जो है वो सी में, इसने पता नहीं अब वो सर्विसेज अगर सेल की हैं तो सर्विसेज डाली हैं या नहीं डाली, मुझे नहीं पता इस चीज का कि क्या किया मेरे भाई। इसमें अभी अभी दूसरा इसी के साथ रिलेट कर रहा है कि मेरा जो वर्क ऑर्डर है वो तो जाहिर है मेरे पास 23 लाख का है। मैंने जब 12 लाख का परचेज किया है, जो ऊपर अमाउंट है 11 लाख, वो हाँ जी, मेरा हाँ जी। प्रॉफिट होगी। आपने 12 लाख का माल खरीद के 23 लाख का बेचा है? मतलब मेरा मुझे वर्क ऑर्डर मिला था, कॉन्ट्रैक्ट मैंने बाय जो डिमांड की थी गवर्नमेंट ने मुझसे, वो 24 लाख में मैंने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि मैं आपको फर्नीचर दे दूंगा। जब ठीक है, मैंने वो फर्नीचर बाय किया तो मैंने परचेजर से 12 लाख में बाय कर लिया। वो क्या हो गया? ऑब्वियसली तो आपने ये वो 24 लाख ले लिया और 12 लाख का माल उनको सेल कर दिया, वो जो उनका 24 लाख ही बनता है जिनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जी, लेकिन वो मेरा जो है वो 11%, 11 लाख प्रॉफिट शो होगा फिर। अगर तुम इतना प्रॉफिट शो करवा सकते हो तो ये तो तुमने अब सोचना है ना, शो करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो इसी में मैं यही टेक्निकल मैं मेरी बात, टेक्निकलिटी जना तो यार सर से। ये तो अब इस तरह के है ना, टेक्निकल क्वेश्चन है कि जी वो अब इसको मैं 12 लाख को 23 लाख कैसे करूं कि मेरा प्रॉफिट लाख रुपए शो हो। ये तो इस तरह का क्वेश्चन बन गया ना। अच्छा सर, इसमें एक चीज ये है कि ये गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो जी ये जी जी। पीआरए में रिटर्न कैसे डालेंगे सर? मैं अगर तो ये कुछ सर्विसेज दे रहे हैं ना, कोई लेबर लगा के कोई कलर कर रहे हैं, फर्नीचर को मलिक पॉलिश साजिद कर रहे अवान हैं। साहब, एडवोकेट मलिक साजिद अवान साहब, मैं इनको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि अपनी रिटर्न प्रैक्टिकली मुझे जब तक नहीं दिखाएंगे मुझे नहीं समझ आएगी। गुड्स के लिए एफपीआर की रिटर्न है, सर्विसेज के लिए पीआरए या एसआरबी की रिटर्न है। अगर ये दोनों जगह पे रजिस्टर है, गुड्स इन्हें अपनी डिक्लेयर करनी पड़ेगी एफपीआर में और सर्विसेज डिक्लेयर करनी पड़ेगी पीआरए में। रूल तो ये है। अब मुझे ठीक है नहीं पता लग रहा कि ये सर्विसेज को सिर्फ शो करवा रहे हैं और गुड्स अपनी कहीं भी शो नहीं करवा रहे, ये कहते हैं अनरजिस्टर्ड है। तो जाहिर बात है उन्होंने फिर गुड्स के अगेंस्ट इनकम टैक्स तो इसका काटना ही था ना। ये तो अब मुझे समझ आए कि गुड्स अगर उसने खरीदी है डीसी ऑफिस ने, जिसने भी, उसने तो फिर 9 दूनी 18% काटना था। सर्विसेज तो ये दे नहीं रहा, ये तो गुड्स दे रहा है डीसी ऑफिस को। तो वो मेरे भाई जो 153C की बात कर रहे हैं कंट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज से रिलेटेड नहीं था। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में इसने गुड्स फराहम की हैं डीसी को, तो इसलिए इस पे 153(1)(a अप्लाई होती थी। जी सर, अब सर वो बिल्कुल ऐसे ही। हेलो तो मेरा विजन ये कह रहा है, देखिए ये एक हमारी आपस में एक डिस्कशन चल रही है।
जो बाकी तो बंदे बेचारे पता नहीं बोर ही हो रहे होंगे, वो गरीबों को भी कुछ सवाल का करने का मौका दे दो कि चले ही गए हैं सारी सर मजा आ रहा है सर। आप ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि उनके और एफडीआर में होना चाहिए रजिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। बाकी अस्सलाम बंदे वालेकुम। बेचारे हैं वो भी तो। हाँ जी हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली ऐसा कीजिए, सब स्टूडेंट के जो है वो क्वेश्चन ले लीजिए पहले, बाकी ये इनका डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा भाई, इंशाअल्लाहुल अजीज अब हम जो है ना कल को फिर 9 बजे आएंगे, 1.25 घंटे हो गए, बाकी सवाल कल के लिए रख लो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। इंशाअल्लाह ताला कल भी पहले पढ़ाई होगी 1 घंटा सवा घंटा, उसके बाद ही हम इसको 15-20 मिनट सेशन के रखेंगे। अहम क्वेश्चन लाएं जो वाकई को क्वेश्चन, ठीक है, मेरा इम्तिहान नहीं लेने की जरूरत, वो वाकई जो आपको नहीं पता और आप उसको पूछना चाह रहे हैं कि आपको समझ आए, मेहरबानी, ठीक है। ओके सर जी, कल इंशाल्लाह हम फिर लगाएंगे इस तरह 1.5-2 घंटे, कोई मसला नहीं है, छुट्टी के दिन ही कल को भी ऐसी ही हिम्मत करेंगे। आई एम विद यू। नंबर मैंने आपको दे दिया, अभी मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ अपनी जो है ना ये वाली आपको ग्रुप में जो आज की वर्किंग है सारी, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी 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 जी, मैं आ गया हूँ, यहीं हूँ। कल इंशाल्लाह हम मिलते हैं। इसको बंद करना और ये एक्सेल सर मीटिंग मीटिंग एंड कर दीजिएगा। एंड करने लगा, एंड ही करने लगा। जी ओके ओके। ये देखो भी मीटिंग एंड होने लगी।